वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जितने भी टेंसेस का रिवीजन करेंगे, चूँकि आप लोगों ने उसका सारे नोट्स बना लिए हो, तो आज की क्लास पूरे का पूरे टेंसेस पे रिवीजन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर, इम्पैक्टिव, लैम्पार्फे, जितने भी सारे टेंसेस है जिसकी रिवीजन आज करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर में, वो सारे मैं पहले लिख के आपको बताता हूँ कि इस पे हम लोग क्या क्या रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम रिवीजन करने जा रहे हैं लॉ प्रेजो। आज मैं आप लोग को नोट्स नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग ने बना रखा है कॉपी में, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगी। आप लोग देखोगे यहाँ पे जो आपने नोट्स बनाए हैं वो कैसे इस पे यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ प्रेजो, उसके बाद हम करेंगे लॉ पासे कॉम्पोजे, उसके बाद हम करने जा रहे हैं इम्पैक्टिव, उसके बाद हम करेंगे लैम्पार्फे, उसके बाद हम करेंगे लॉ फितुर सॉम्पल, इसके बाद हम करेंगे लॉ फितुर प्रॉस, इसके बाद हम लॉ पासे रेसों, इसके बाद हम करेंगे लॉ कंडीशनल प्रेजो। ओके, तो टोटल हमारे पास जो टेंसेस है वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बेसिकली टैफ एग्जाम के लिए इतना टेंसेस तो आपको आना ही चाहिए किसी भी तरीके से। इसका पूरे अच्छे से रूल जो आपने कॉपी में लिख रखे हो, पूरे अच्छे से इसके रिवीजन, क्यों यूज करना है, किस लिए यूज करना है, इसका मीनिंग क्या होगा, आपके राइटिंग में क्या यूजेस है उसकी, जब आप बोलते हो तब आप क्या सोच के बोलोगे, सब कुछ इस वीडियो में आज के डेट में हम इसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इनके बीच में रिलेशन जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने 8 टेंसेस दिए हैं, आपको बताया है कि टैफ एग्जाम के लिए 10 टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखने हैं। 2 बच गए हैं और 2 मैं आपको एडिशनल सिखाऊंगा जो इसके बाद वाला वीडियो में आएगा। तो आज के वीडियो में हम इन तमाम टेंसेस के बारे में जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। इसका खुल के R&D करने जा रहा हूं मैं आज। तो आप लोग जो नोट्स बनाए हो वो सामने रख लो, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में नोट्स नहीं बताने जा रहा हूं, आज मैं इसका यूजेस बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो टेंसेस आप देख रहे हो, यहां पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि सबका जो फादर है ना वो है प्रेजेंट टेंस, सबका बाप। इन तमाम टेंसेस का जो फादर है वो प्रेजेंट टेंस ही है और उसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम टेंसेस को थोड़ा एसोसिएट कर लेते हैं ताकि हम रट्टाफिकेशन से थोड़ा दूर जाएं। ठीक है, क्योंकि लगता है ऐसा ना फ्रेंच सीखने के आपको लग रहा होगा सब कुछ तो रटना ही है, बट नहीं, हमारे क्लास में आपको रटने की उतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत आपको समझने की है। तो आइए अब देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये टेंसेस आपने 8 के 8 टेंसेस जो मैंने लिखा है, इसका हम ना एसोसिएशन कर लेते हैं, मतलब किसके साथ कौन जाएगा एक बार वो कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता रहे। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबका फादर प्रेजेंट है, तो इस 8 टेंसेस में देखोगे ना तो 5 टेंसेस तो खुद प्रेजेंट टेंस अपने पास ही रखता है। जैसे कि आपको अच्छे से प्रेजेंट टेंस बनाना आता है, लॉ प्रेजो। तो ये जो प्रेजेंट टेंस है ना, इसी के रूल के अकॉर्डिंग, मतलब आपने ये अच्छे से सीख लिए तो बाकी के टेंसेस सीखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे इसके साथ हमें इम्पैक्टिव, लिम्पैक्टिव, इसको हमें यूज करना है तो हम प्रेजेंट टेंस से ही ये एसोसिएट रहता है। इसके बाद लैम्पार्फे, ये भी आपको प्रेजेंट टेंस की हेल्प से ही बनेगा। ओके, इसके बाद लॉ फितुर प्रॉस, ये भी प्रेजेंट टेंस के हेल्प से ही बनेगा। लॉ पासे रेसों, ध्यान से देखना,
हर वो ट्रिक्स आपको बताऊंगा कैसे। तो ये टोटल जो 5 टेंसेस है कहीं ना कहीं प्रेजेंट टेंस को ही फॉलो कर रहा होता है, कुछ ना कुछ प्रेजेंट टेंस का लेके ही बना रहा होता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास कितने बच जाते हैं? 5 तो यहां पे हो गया, 3 तो यहां पे देखो लॉ, फितूर, सॉम्पल और कंडीशनल प्रेजो, इनका अच्छा खासा रिलेशन दोनों का है, सिर्फ एंडिंग का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। और इसके बाद जो आपका बच जाता है वो है आपका पासे कंपोजे। ये अभी फिलहाल सिंगल रूल में बनेगा, बट ये भी कहीं ना कहीं 4 टेंसेस को अपने साथ ही लेके, मतलब 3 और को लेके 4 अपने साथ एसोसिएट रहते हैं। ये दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए 8 टेंसेस जो किसी भी तरह से आपको किसी भी कीमत पे टैफ के एग्जाम को देने के लिए आना ही चाहिए। अब रही बात कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने एसोसिएट कर दिया कि प्रेजेंट टेंस क्लियर रहेगा तो आपको बाकी के 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं आना, फ्यूचर सिंपल क्लियर रहेगा तो कंडीशनल प्रेजो में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आना, और पासा कंपोजे आपको सीखने। तो अब हम चलते हैं और एक एक चीज को अच्छे से डिकोड करेंगे, क्यों यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, इसको यूज करने पे मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो आज हम इस पूरे वीडियो में टेंसेस के बारे में ही बात करेंगे और फुल रिवीजन करेंगे। तो आप लोग प्लीज अपने नोट्स को और कॉपी सामने रिवीजन करने के लिए निकाल लो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। तो देखो लॉ प्रेजो, प्रेजेंट टेंस क्या है, क्योंकि अब यहां से ना इंग्लिश अपना रास्ता और आप अपने रास्ते चल पड़ते हो, ठीक है। तो इंग्लिश को प्लीज थोड़ा सा साइड में रख के चीजें को समझो, ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है, और वो समझ में क्या आता है कि प्रेजेंट टेंस फ्रेंच का क्या है, क्यों अलग है इंग्लिश से। तो स्पेशली हम यदि बात करें तो प्रेजेंट टेंस में 2 पॉइंट्स बनते हैं। जब आप सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में बनाने का सोचते हो तो 2 पॉइंट्स वहां बनता है, एक बनता है सिंपल और दूसरा बनता है कॉन्टिन्यूअस। मतलब क्या होता है सर इसका? तो मतलब ये होता है कि जैसे हमने कुछ लिखा, सपोज हमने यहां पे लिखा ज पाखल, ईआर एंडिंग वर्ब है, आपको पता है कैसे बनाते हैं, ईआर एंडिंग काट के और एंडिंग लगाते हैं। नोट सामने रखो, नोट सामने रखोगे तो चीजें ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आज मैं नोट्स बनाने नहीं आया हूं आपको सिर्फ रिवीजन करके इसके डिटेल्स बताने आया हूं, यूज कैसे करना। देखो टैफ एग्जाम जो है ना वो अपने आप में ही अलग है, अपने आप में अलग है। टैफ के एग्जाम में आपकी नॉलेज की बारीकी को समझा जाता है और उसके बिहेव पे आपको मार्क्स नहीं, आपके लेवल देते हैं वो लोग क्या है। तो टैफ एग्जाम आप पूरी तरह से ये समझ सकते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे अपनी बारीकी को आपको दिखानी पड़ेगी। ये डेल्फ एग्जाम नहीं है कि आप मिनिमम 50% मार्क्स जिस भी लेवल पे ले आए और निकाल दिए इसको। यहाँ पे टैफ एग्जाम में A1 से लेके C2 तक की पूरी पेपर एक साथ आपको परोस के दे दिया जाता है और वहाँ पे आपके कैलिबर दिए जाते हैं। तो प्रॉब्लम पता है क्या है, बहुत सारे बच्चों में देखा फ्रेंच आती रहती है, एग्जाम में जाके गलत कराते, पता है क्यों? क्योंकि वो 2 घंटे का जो प्रेशर होता है ना वो भी आपको टैकल करना होता है, ठीक है। वो जो बंदा सामने बैठा रहता है ना उसके ऊपर भी रहता है कि इसको बिल्कुल बिगनर से लेके अपग्रेड तक पूछना है सारे कुछ, तो वो आराम से बैठ के आपको सिर्फ जज कर रहा होता है। तो आप ये समझो कि जिस भी लेवल का एग्जाम आप देने जा रहे हो ना, टैप में 4 मॉड्यूल है ना, चारों मॉड्यूल में किसी भी मॉड्यूल में आप बैठ के एग्जाम दे रहे हो ना, बड़े शांति से दो आप, ठीक है। अगला जज करने वाला आपको जज करके आपको दे ही देगा जो भी आपके मार्क्स होंगे, ठीक है। आते यहाँ पे देखते हैं तो सिंपल क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा जॉ पाखल, इसका मतलब होता है आई स्पीक, ठीक है। लेकिन ठीक इसी का मतलब ये भी होता है आई एम स्पीकिंग। मतलब इतना समझ में अब आपको आ गया है कि प्रेजेंट टेंस में कोई भी कॉन्जुगेट जो होगा वो सिंपल होगा और कॉन्टिन्यूअस दोनों होगा। हिंदी में कुछ ऐसा होगा, मैं बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं। देखो हिंदी में बार बार इसलिए आप लोग को बताता हूं कि हिंदी में ही आप अपने सेंटेंस को मतलब सोचो जो फ्रेंच में आपको बोलना है, बिकॉज
आपको आदत तो डालनी ही पड़ेगी किसी न किसी। मैं ये नहीं कहता कि हिंदी में, मतलब आपका जो नेटिव लैंग्वेज है जिसमें आप एकदम बिल्कुल आपका दिमाग में जो थॉट आते हैं जिस भी लैंग्वेज में आता है, जो भी आप आम जिंदगी में बोलते हो, इवन पंजाबी बोलते हो तो बेटर है पंजाबी में ही सोच लो, ठीक है। होता क्या है कि जो आपका नेटिव लैंग्वेज है ना, उसमें आइडियाज हम तुरंत चेंज कर सकते हैं और वॉकेब को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेंच भी आपका जो ना एकदम बिगनर है, ठीक है। तो ये अभी एडल्ट बना नहीं है, बेबी चाइल्ड है। तो बेबी चाइल्ड को आप कैसे पालोगे ये तो पता है ना, कि बच्चे को कैसे पाला जाता है, प्यार से। तो उस तरह से इसको भी आपको प्यार से ही ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप हिंदी सोचो, क्योंकि पता चला आप हिंदी सोचो फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, या फिर आपका कुछ जो नेटिव लैंग्वेज है आप उसमें सोचो फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप फ्रेंच में जाओ, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंच और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, बहुत जगह बैठेगा बहुत जगह नहीं बैठता, तो आप ज्यादा सीखने की जगह ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसको स्किप करते जाओ, ठीक है। तो यहां पे हम चीजें को समझे कि लव प्रेजो जो है वो हम दो तरीके से यूज कर रहे हैं, एक सिंपल में और कॉन्टिन्यूअस में। तो जैसे हमें बोलना है जोपाखल और प्रोफेसर, इसका मतलब है कि आई स्पीक टू द टीचर, ठीक है। वही कोई अगला जो समझे, मैं बात कर रहा हूं टीचर से ना, तुम रुको मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं बात करता हूं, ठीक है। तो प्रेजेंट में और कॉन्टिन्यूअस दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। अगला जिसमें समझना होता है वो समझेगा। जब आप प्रेजेंट को यूज करके कोई सेंटेंस को बोल रहे हो तो इतना समझ लेना कि आप सिंपल और कॉन्टिन्यूअस दोनों ही एक साथ ही एक ही कॉन्जुगेशन में आप जा रहे होते हो। तो यहां तक क्लियर हो गया आप लोग का। प्रेजेंट टेंस के सारे डिस्क्रिप्शन आपने समझ लिया कि प्रेजेंट टेंस कब किस कंडीशन में यूज करना है, ठीक है। राइटिंग में भी ध्यान रखना है कि टेंसेस की कॉन्जुगेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। अब हम प्रेजेंट टेंस का एक रिवीजन कर लेते हैं, जो रूल आपने लिखा उसको यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आओ मैं 10 क्वेश्चन ले लेता हूं प्रेजेंट टेंस का और उसके बाद मैं बताता हूं कि कैसे बनाना है। देखो, मेतेओ प्रेजो, एल रेसेवॉक मीन्स टू रिसीव होता है, ठीक है। नो, आप लोग अपने नोट्स को सामने रखो, ठीक है। कौन सा एक्सेप्शन है, कौन सा जनरल टेबल से जाएगा वो अभी देखते रहो, ठीक है। और कॉपी में ये सारे लिखने भी है। रिवीजन, ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूं ताकि आपने जो नोट्स लिखा उसका खुलकर रिवीजन हो सके, उसका मतलब समझ सको, क्या है मतलब, क्यों है, किस लिए है, सब कुछ, ठीक है। दीख सेफी नौपा सोख्तीर मेजामी एक खीर वो दीख फैख एल बोआख साइड में रख लीजिए। हाँ, नो मॉन्जर बू बॉन्द्र नु commencer les filles payer el boire। अब मान लो मैंने इतने सारे टेंसेस ले लिए, मतलब सेंटेंस ले लिया जिसको हमें प्रेजेंट टेंस में बनाना है, ठीक है। तो अब जैसे इसको हम यहाँ पे रख लेते
और आपने जो रूल लिखा है वो कैसे यूज करना है, जैसे कि हमने आपको बताया, पहले भी बताया था, इसको यहां रख लो। अब मान के चलो कि ये प्रेजेंट टेंस है, जिसमें हमें प्रेजेंट टेंस में इसको बनाना है, ठीक है। रूल क्या कहता है? तो रूल सबसे पहले आपको ये कहता है कि आपके पास प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए, जो आपका ये प्रेजेंट टेंस है, इसको बनाने के लिए मैंने आपको एक टेबल दिया हुआ है और प्लस 20 वर्ब एक्सेप्शन दिया हुआ है। मतलब मैंने ये बोला है कि इस रूल से आप 99% प्रेजेंट टेंस में आप आराम से क्लियर कर सकते हो। 1% ऐसा है जो रूल को फॉलो नहीं करता, वो एक्सेप्शन है। बट फिलहाल जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, जो आपको चाहिए ही चाहिए, वो 20 एक्सेप्शन है जो आपने नोट्स में अपना लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब प्रेजेंट टेंस हमें बनाना है, तो हमें अब दिमाग में ये रखना है कि मान लो कि हमें किसी भी टाइप के सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब दिए हुए इसकी कॉन्जुगेशन करनी है, तो आपके दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए कि ये जो 20% वर्ब है, ये जो 20 वर्ब है, क्या ये इसमें आता है? यदि आता है तो आपको ये टेबल यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप इस टेबल को यूज नहीं करोगे। लेकिन जब ये 20 में नहीं आएगा तो आपको इस टेबल के साथ ही जाना पड़ेगा। आपने रूल लिखा हुआ है कॉपी में, सामने रखो और चलो मेरे साथ अब रिवीजन करो। तो सबसे पहला वर्ब जो आपका है वो रिसीवोर, इसका मतलब है टू रिसीव, ठीक है। किस सब्जेक्ट के साथ बनाना है? सी के साथ। तो जैसे बोलते हैं ना, सी रिसीव्स और सी इज रिसीविंग, यही हो सकता है। वो रिसीव करती है, वो रिसीव कर रही है, यही होगा, क्योंकि आपने जाना आपका प्रेजेंट टेंस में सिंपल और कॉन्टिन्यूअस दोनों है, ठीक है। तो अब हम इस वर्ब को लाके यहां पे देखेंगे कि 20 एक्सेप्शन में है। आप सर्च करो सर्च उसमें, तो देखोगे कि है उसमें, ठीक है। तो है, तो जैसा है वैसा ही कॉन्जुगेशन बनेगा, ठीक है। तो अब जब उसकी कॉन्जुगेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा बड़ा कर लेते। ये पूरे ले लो, इसको मिटा दो। अब देखो ये एक्सेप्शन है, तो यहां पे रेसो है, वहां पे चेक करो, है ना। अब इसके बाद फिर हम देखेंगे दीख, क्या ये टेबल में आता है या फिर 20 एक्सेप्शन में। तो पता चलेगा दीर भी 20 एक्सेप्शन में ही है। और दीख का मतलब होता है टू से, तो यहां पे सेंटेंस क्या बनेगा? आपका सब्जेक्ट क्या है? नो। तो वी से, वी आर सेइंग, ठीक है। दोनों ही बनेगा, सिंपल और कॉन्टिन्यूअस दोनों ही लेके जाओगे, ठीक है। एक्सेप्शन में है चूंकि, तो एक्सेप्शन अकॉर्डिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा? दीजों। जॉ का साउंड क्यों आ रहा है? क्योंकि दो वॉवल के बीच में सिंगल एस आता है, तो जॉ का साउंड होता है, पता है ना। इसके बाद ये जो इस टाइप में प्रॉब्लम आती है आप लोगों की कि सर इसका सब्जेक्ट क्या होगा। तो हमेशा मैंने एक ही चीज बोला है कि नाउन सिंगुलर है तो आप उसको इल और एल की कॉन्जुगेशन के साथ लेके जा सकते हो, और नाउन प्लूरल होगा तो आप इल और एल के कॉन्जुगेशन मतलब प्लूरल वाले में लेके जा सकते हो। चूंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में जाएंगे। और ये सौख्तीर जो वर्ब है ये 20 एक्सेप्शन में नहीं आता है। तो किस कैटेगरी में आता है? तो आईआर की कैटेगरी में आता है। आईआर की कैटेगरी में किस कैटेगरी में आएगा? टीआईआर आपके पास है, आरआईआर आपके पास है, या सिंपल आईआर है? कौन सा है? देखो यहां से चेक करो तो पता चलेगा। टेबल में जा रहे हैं तो आईआर तो है लेकिन उसमें आरआईआर नहीं है, टीआईआर है। तो टीआईआर का रूल क्या था कि टीआईआर पूरा कट होगा, ठीक है।
और उसके बाद सबसे पहले आप 9 लिखोगे क्योंकि नेगेटिव में है, उसके बाद यहाँ पे सॉख TIR काट दिया, और इल के साथ में क्या था TENT, हम ये लगा के उसके बाद पा लगाएंगे। सेंटेंस क्या बनेगा, दिस गर्ल, ठीक है, आर नॉट लीविंग या गो आउट, ठीक है, क्योंकि सोखती मीन्स गो आउट होता है, टू लीव के सेंस में भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर डू नॉट लीव के सेंस में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंस है तो इस तरह आएगा। इसके बाद फिर से ये प्लूरल है, इल के सेंस में जाएगा, और जो ये एक्रीर वर्ब है ये आपका एक्सेप्शन है, तो ये एक्सेप्शन एक्रीर में जाते हैं, किसके साथ बनेगा, इल के साथ बनेगा, तो क्या हो जाएगा एक्रीवोम। ओके, नोट्स सामने खोल के रखो तभी चीजें दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके बाद देखो वो के साथ आप फेयर आपका एक्सेप्शन में आता है, वो के साथ फेते, बोआख ये भी एक्सेप्शन में आता है, वॉयो, मोन से एक्सेप्शन नहीं आता है, ये टेबल से बनेगा। कौन सी एंडिंग है, ER एंडिंग है, तो ER एंडिंग में जब आप टेबल में जाओगे तो ER एंडिंग में टेबल देखोगे तो क्या है, ER की टेबल जब आप चेक करोगे तो उसमें क्या था, ER की जो एंडिंग थी उसमें आपके पास में GER है, CER है एंड YER है। उस हिसाब से ER जब एक्सेप्शन नहीं है तो क्या होगा, GR है, GR में क्या कट करना था, ER ही कट करना था, बट यहां पे एंडिंग जब देखोगे तो वहां पे EONS लगा होगा, ये है ना। अब यहां पे क्या होगा, वी ईट, वी आर ईटिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, दे सी, दे आर सेइंग, दोनों सीइंग, दोनों ही सेंस में बनेगा, सिंपल और कॉन्टिन्यूअस दोनों जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो वो के साथ आप क्या होगा, ये भी एक्सेप्शन नहीं है, आर एंडिंग आपने कट किया, देन और इसमें एंडिंग लगा दिया, ये भी एक्सेप्शन नहीं है, आपने CR एंडिंग है तो CR कैसे बनेगा, तो ER कट करके बनता है, तो यहां पे आप C तक लिखे, नो के साथ जब एंडिंग देखो तो इसी C के नीचे सेडिला लगा के ONS लगाएंगे, ठीक है, ये भी एक्सेप्शन नहीं है, ये YR कटा, और ये प्लूरल में जाएगा, कौन सा है, प्लूरल है, तो इसकी कॉन्जुगेशन आपका प्लूरल में मैंने बोला था इल में से, आप चाहो तो जेंडर निकाल सकते हो, फेमिनिन है तो L के साथ चला जाएगा, नहीं पता तो सिंगुलर पता तो रहेगा ना कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उस हिसाब से आप जाके बना सकते हो उसको। तो यहाँ पे क्या होगा, YR कटा, और YR बनाने की एंडिंग क्या है, चेक करो, इल के साथ क्या है, IENT, तो उसमें जाके हम IENT ऐड कर देंगे, ये आपका एक्सेप्शन हमें आता है, तो एक्सेप्शन में इल के साथ जाएगा, तो BOIVENT, तो इस तरह से आप प्रेजेंट टेंस को बनाओगे। तो रिवीजन के लिए मैंने इसीलिए आपको बोर्ड पे दिया कि कुछ चीजें मैंने बताई, प्रेजेंट टेंस क्यों यूज करते हैं वो आपको समझ में आया, बनता कैसे है ये समझ में आया। प्रेजेंट टेंस में ही मैंने एक और वर्ब बताया, प्रोमिनल वर्ब। तो प्रोमिनल वर्ब कैसे बनाते हैं, प्रोमिनल वर्ब क्या होता है वो भी आप देख लो। प्रोमिनल वर्ब वो होता है जिसके आगे आपको SE और S ऑफिस स्टॉप लगा हुआ रहता है। इसका भी आपने टेबल प्लस 3 एक्सेप्शन मैंने इसका भी करवाया है, ठीक है। बनता कैसे है, तो मान के चलो जैसे ऐसे लिखा है, एल सौ ब्रोसेख ना, थोड़ा बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसका मतलब क्या होता है। और तो मैं एक चीज बता दूं, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे सेम सेंटेंस लिखा और मैंने इसका ब्रश कर दिया, ब्रोसेख ये लिख दिया। अब ये दोनों ही सेंटेंस में क्या डिफरेंट है, तो ये होगा, इसको जब बनाओगे तो वन सेल्फ के लिए होता है, जैसे मैं ब्रश कर रहा हूं अपने लिए, मैं ब्रश, आई ब्रश माई सेल्फ हो गया, ठीक है। और जब इसके आगे सौ हटा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा आई ब्रश। अब आई ब्रश, आप क्या ब्रश कर रहे हो, ठीक है, सी ब्रश वो क्या कर रही है, तो वो प्रेजेंट टेंस में थोड़ा सा प्रोमिनल को लेकर होता है कि प्रोमिनल वर्ब जब भी आप यूज करो जिसके आगे भी इस तरह का एस और एस ऑफिस स्टॉप लगा रहेगा, वॉवल के लिए ये और सिंपल के लिए ये लगा रहा है, तो आप समझना वो वर्ब उसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। जैसे मतलब जमा पहल, मतलब आई कॉल माई सेल्फ, ठीक है। तो इस तरह से प्रोमिनल वर्ब बनाने का सिंपल तरीका है, वही टेबल है, वही एक्सेप्शन है। आराम से जाओ, सबसे पहले आप इसको चेक कर लो, ये चेक कर लो, एल के साथ 100 में रहेगा, और सिंपल वही टेबल के अकॉर्डिंग ER एंडिंग काटो और आप इसको ब्रॉस बनाएंगे। इसमें भी जो मीनिंग आएगा वो सिंपल और कॉन्टिन्यूअस दोनों साथ में आएगा। जैसे आई ब्रश माई सेल्फ, आई एम ब्रशिंग माई सेल्फ, तो दोनों ही चीज आएगा इसमें से। सी है तो सी इज ब्रशिंग हर सेल्फ, और
सी ब्रश यदि यहां पे बनाओगे तो ये तो सिंपल में ही जाएगा इस तरह से। तो प्रोमिनल वर्ब बनाने के लिए भी आपको टेबल यूज करके देखना पड़ेगा। तो होप कि आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि ये टेंसेस जानना बहुत जरूरी है। जो आपने टेबल बनाया है, 20 वर्ब्स लिखा है, प्रैक्टिस करो। जितने भी प्रेजेंट टेंस के वर्ब है, एक्चुअल में जो भी वर्ब्स हैं वो अपने यूज का पहले निकालने का कोशिश करिए, क्योंकि जितना आपको पता होगा उतना ही आप बोल पाओगे। अब यहां से ये टेंशन आपको नहीं रहेगा कि बनाते कैसे हैं, ठीक है, यूज कैसे करना है, ये भी प्रॉब्लम नहीं। बस ये है कि इस टाइप के वर्ब को क्या बोलते हैं, तो कलेक्ट करना शुरू करो, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे टेंसेस में। तो इसके बाद जो भी इससे एसोसिएट टेंसेस है उसके बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले सीखा प्रेजेंट टेंस। अब हम आते हैं इम्पेक्टिव। देखो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पे ये जो लिम्पैक्टिव है ये कब यूज करना है, क्यों यूज करना है, किस लिए यूज करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली इंपेरेटिव प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट है, क्योंकि पिछला वीडियो में आपने प्रेजेंट टेंस का रिवीजन सीखा। अब इसमें हम इम्पेक्टिव को देखेंगे कि ये है क्या वास्तव में। तो ये है ऑर्डर। पहले क्या होता था कि पहले हम क्या करते, एक सब्जेक्ट को खोज के लाते हैं, फिर वर्ब की कॉन्जुगेशन कर देते थे, ठीक है। बट यहां पे हमें अब इस सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। विदाउट सब्जेक्ट जो आप बोलोगे वही आपका इम्पेक्टिव होगा। इसका सिंपल मतलब एकदम बिल्कुल आम भाषा में यदि बोले तो इसमें तीन ही चीज व्यक्त कर सकते हो। पहला तो ऑर्डर दे सकते हो। तो जैसे इंग्लिश में यदि थोड़ा बहुत इसको समझने की कोशिश करो तो ये कुछ ऐसा होगा, स्पीक, ठीक है, और लेट्स स्पीक। दो ही मीनिंग इंग्लिश में इसका निकलेगा, क्योंकि हिंदी में इसका तीन मीनिंग निकलेगा, बोलो, बोलिए, बोलते हैं, चलो बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज होता क्या है कि फ्रेंच और हिंदी में दोनों में रिस्पेक्ट और विदाउट रिस्पेक्ट का चक्कर होता है, बट इंग्लिश में नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि थोड़ा इंग्लिश से दूरी बनाना जरूरी होता है जब आप फ्रेंच कर रहे होते तो यहां पे इंपेरेटिव क्या है, तो इंपेरेटिव आपका लिया गया सारे वर्ब्स जो भी आप यूज कर रहे हो उसको डायरेक्ट बोलने के लिए हम इंपेरेटिव यूज करते हैं। मतलब कि डायरेक्ट ऑर्डर किसी को देना है। और इंपेरेटिव बेसिकली सामने जो लोग रहते हैं ना उसी के साथ यूज ही हो पाता है। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, हम मैं बाजार जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ये थोड़ा ना बोलते हैं मैं बाजार जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं रो रहा हूं। तो इस तरह से जो सिंपल वर्ब के साथ जितने भी सारे चीज को आप यूज करते हो वो सारे के सारे आपका इम्पेक्टिव में ही काउंट होता है। जो 80% इसका बनाने का तरीका है ना वो प्रेजेंट टेंस पे ही पूरा तरह से डिपेंडेंट है। 20% एक्सेप्शन होता है, वो मैंने जो रूल आपको लिख के दिया, निकालो उसको रूल, इम्पेक्टिव का रूल निकालो तब आपको समझे और सामने उसको रखो। तो बेसिकली इम्पेक्टिव क्या है, तो इंपेरेटिव आपको समझ में आए कि ये बेसिकली तीन तरीके से ही बोला जा सकता है। एक तो त्यू वाले वर्ब के साथ यूज कर सकते हो, सब्जेक्ट नहीं सिर्फ वर्ब। त्यू की कॉन्जुगेशन वाले वर्ब के साथ डायरेक्ट बोल सकते हैं, नो के साथ वाले वर्ब के कॉन्जुगेशन के साथ में डायरेक्ट बोल सकते हैं, और वो के साथ वाले कॉन्जुगेट वर्ब के साथ में डायरेक्ट बोल सकते हैं। मतलब ये कि इसके साथ यदि आपने बोला तो हो जाएगा बिना रिस्पेक्ट आप बोल रहे हो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना तुम बाजार जाओ, ठीक है, तो बाजार जाओ क्योंकि तुम तो हटाना पड़ेगा, बिना सब्जेक्ट का ही बोल रहे हैं। बाजार जाइए, तो ये क्या हुआ, वो रिस्पेक्ट हुआ, ये विदाउट रिस्पेक्ट हो गया अपना। तो जब भी आप त्यू वाले कॉन्जुगेट वाले वर्ब के साथ जब आप बोलना चालू करोगे तो आप ये समझ लेना आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। लिखो, तो लिखो किसके लिए होगा, त्यू वाले के साथ होगा। जैसे मान के चलो आपने यहां बोला च्यू एक्री यून लेथ, मान लो आपका सेंटेंस ये है, ठीक है। और एक सेंटेंस हमने यहां लिखा वो एक्रीवे यून लेथ, ठीक है। तो आप जैसे ये बोले कि यू राइट द लेटर या यू आर राइटिंग द लेटर, हमेशा याद रखना है जब भी आप प्रेजेंट यूज कर रहे हो आप सिंपल और कॉन्टिन्यूअस दोनों साथ में बोल रहे हो। यहां पे क्या है कि हम इस वाले पार्ट को यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम इस वाले पार्ट को
यूज ही नहीं कर रहे हैं। विदाउट सब्जेक्ट जब आप सेंटेंस बोलते हो तो वो इंपेरेटिव में चला आता है, ठीक है। और जैसे ही इंपेरेटिव में आप आते हो तो यहां पे हमेशा याद रखो आप कि यदि आप त्यू वाले कॉन्जुगेशन करके किसी को बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, और यदि आप वो वाले कॉन्जुगेशन के साथ बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, और नु वाले कॉन्जुगेशन के साथ यदि आप बोल रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सभी के लिए बोल रहे हो। जैसे एक यहां पे और ले लो समझने के लिए, नु ज़ेख्रीवों युन लेत्र। अब मैं एक चीज आपको और बता दूं, जैसे मान के चलो हमने इसको बोला, हमने सब्जेक्ट कट कर दिया, तो हमने सब्जेक्ट कट करके जब हमने इसको बोला तो इसका मतलब हो गया राइट अ लेटर। कॉन्जुगेशन कॉन्टिन्यूअस खत्म हो जाता है यहां पे, क्योंकि राइटिंग अ लेटर थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है, बट बोल सकते हो। तो इंपेरेटिव में जब हम बोलते हैं तो हम सिंपल ही उसको अपने दिमाग में रखते हैं, ठीक है। राइट अ लेटर, ठीक है, इसका मतलब क्या, राइट अ लेटर, इसका मतलब भी सेम है, इंग्लिश में सेम ही है, बट हिंदी में क्या होगा, लेटर लिखो, इसका मतलब लेटर लिखिए, ठीक है। और इसका मतलब हो गया चलो लेटर लिखते हैं, मतलब लेट्स राइट द लेटर या और लेटर, ठीक है। तो यहां पे एक चीज हमेशा याद रखना कि जब आप इंपेरेटिव यूज कर रहे हो तो दो चीजें तो क्लियर है कि पहला आपको सब्जेक्ट नहीं लिखनी है, आपको वर्ब की कॉन्जुगेशन ही यूज करना है। उसके बाद जो भी आपका आगे का प्रोसेस है उसको आप बना के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना बहुत जरूरी, जैसा कि मैंने रूल में आपको बताया हुआ है। रूल सामने रखो, वरना बिना रूल कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिटेल्स दिए हो। यहां मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि यूज क्यों करना है और कैसे करना है, उसकी रिवीजन हम लोग यहां पे कर रहे हैं। डिटेल में आपके पास कॉपी में जो नेक्स्ट वीडियो से आपने सारा लिखा है वो सामने निकाल के रखो, ठीक है, वरना कुछ नहीं दिखेगा। क्योंकि गहराई में उतरने के लिए ना आपके पास हर चीज होना बहुत जरूरी है। फ्रेंच बहुत इजी है यदि आपने उसको प्रोसेस से किया हुआ है तो, और फ्रेंच बहुत डिफिकल्ट है यदि आपने रट्टा मार के किया है तो। और यहां मेरे क्लास में आपको रट्टा मारने से ज्यादा समझने की जरूरत है। देखो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए थोड़ा बहुत तो रटना जरूरी होता ही है, बट आप ये जो सोचोगे कि पूरा रट के रट चला जाएंगे और एग्जाम दे देंगे, नहीं होगा। टैफ एग्जाम में स्पेशली नहीं होगा, बाकी एग्जाम आपका निकल जाएगा। क्योंकि टैफ एग्जाम में आपको जब तक डीप नॉलेज नहीं होगा कहीं ना कहीं आपको वो लोग पहचान ही लेंगे और आपका काम खत्म हो जाएगा। बशर्ते आप राइटिंग में चलो रट रटा के ठीक ठाक लिख के आगे, ओरल में कुछ पॉइंट्स आपने रटा हुआ है, क्योंकि रोबोटिक लाइन उसको दिख गया तो आप समझो स्कोर कर ही नहीं पाओगे। तो आपको थोड़ा डीप में उतरना ही पड़ेगा, इसलिए रटने से बचिए, नॉलेज को गेन, क्योंकि वो लैंग्वेज टेस्ट कर रहा है, लिटरेचर टेस्ट नहीं कर रहा है। तो एटलीस्ट लैंग्वेज जब कोई टेस्ट कर रहा होता है तो आपके मोटिव को समझता है, रट्टाफिकेशन को नहीं समझता। जब आप बैठे रहते हो ना, वो एक सिंपल क्वेश्चन ही पूछता है, आप तो सोचते हो वाह मैं तो रट के गई, तो मैं तो सटासट बोल दिया सारा, अब मेरे को तो मार्क्स मिल जाएगा। नहीं, उसने आपकी आइडियाज को समझना है, उसने आपके वो यूनिकनेस को समझना। जैसे मैं हिंदी में कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा है और मुझे जो काम करना है उसके बारे में वो बारीकी को समझेगा कि इसको एक्चुअल में उस काम में कितना नॉलेज है। वो लैंग्वेज टेस्ट तो कर ही रहा है, प्लस में आपकी नॉलेज टेस्ट भी कर रहा है कि साथ में डीप कितनी है, कितनी उतार है, कितना चढ़ाव है, क्या इसने रटा। और स्पेशली आप जाके जब बैठोगे ना तो आपको एक चीज तो वो टेस्ट करेगी कि उसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ना कहीं वो रट के तो नहीं आए, इस पे ज्यादा रहता है। तो इसलिए आपका एक्सेंट कितना तगड़ा है ये इंपॉर्टेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी लैंग्वेज को लेकर पकड़ कितनी अच्छी है। इसलिए बोलता हूं कि आपको टेंसेस में थोड़ा घुसना पड़ेगा, चीजें को समझना पड़ेगा, तभी जाके वो चीजें हो पाएंगे, वरना तो आप भी बहुत अच्छे से बोल पाओगे और अपने आप को खुश करके भी आ जाओगे कि क्या वाह क्या मैंने बोला, मैं तो कॉन्फिडेंस हाई था, ये था वो था। और बाद में पता चलता है जब एग्जाम दे के आते तो पता चलता है कि वाह ऑन एवरेज मार्क मिल गया। तो प्लीज ऑन एवरेज मार्किंग से बचिए, थोड़ा आगे निकलिए, सोच को थोड़ा डेवलप कीजिए। आपको डीप में डूबने की जरूरत है, ठीक है। और जब आप डूबते हो ना तो आपको पूरा नॉलेज की जरूरत होती है, तब जब आप मजा जब आने लगेगा ना चीजों में तो चीजें निकलने लगती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे
तो इंपेरेटिव बेसिकली हमने जो बताया आपको कि आप इंपेरेटिव क्यों यूज करोगे, तो इंपेरेटिव बेसिकली बोलचाल, आम बोलचाल के लैंग्वेज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली है जैसे हम हिंदी यूज करते हैं, जैसे हम पंजाबी यूज करते हैं, जैसे हम इंग्लिश यूज करते हैं, उस तरह हम फ्रेंच भी यूज करते हैं। तो फ्रेंच जब हम यूज करते हैं तो हम सब्जेक्ट को नहीं लेते, सब्जेक्ट को कर, लेकिन हमेशा याद रखना कि जब इसमें आप इस टेंसेस में आप किसी से बात कर रहे हो तो हमेशा याद रखना कि आप तीन ही काम कर रहे हो, या तो अगले को ऑर्डर दे रहे हो, और ऑर्डर दो तरीके से दे रहे हो, एक रिस्पेक्ट के साथ दे रहे हो, एक विदाउट रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो पता कैसे चलेगा, तो यदि आप ट्यू वाली कॉन्जुगेशन कर रहे हो तो आप ये समझ लेना कि आप उसको बिना रिस्पेक्ट का बोल रहे हो। वू वाली कॉन्जुगेशन यदि आप कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उसको रिस्पेक्ट के साथ बोल रहे हो, और यदि नु वाली कॉन्जुगेशन बोले तो आप अपने आप को भी मिला के उस काम के लिए बोल रहे हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मैंने बोला पाखल ओंगले, ओके, पाखले ओंगले और पाखलों ओंगले। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ स्पीक इंग्लिश। तो स्पीक इंग्लिश मतलब इंग्लिश बोलो, रिस्पेक्ट नहीं है। जब लेकिन आप जब भी होता ना पाखले ओंगले, पोलाइटनेस है, इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश में नहीं समझ में आता ये चीजें, रिस्पेक्ट और विदाउट रिस्पेक्ट नहीं समझ में आता। बट फ्रेंच और हिंदी या फिर अदर जितने भी लैंग्वेज है उनमें मोस्टली 80-90% समझ में आता है, ठीक है। यहां पे जब होता है पाखलो ओंगले मतलब लेट्स स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो इंपेरेटिव आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको यूज करते क्यों हैं। बोलचाल के भाषा में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये सारे जितने भी टेंसेस आपने सीखा, हर टेंसेस का पूरा डिटेलिंग आपका इस वीडियो में होगा। लेकिन उससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आपको इसके पहले वाला जो डिटेलिंग है जिसमें मैंने टेंसेस बनाना सिखाया है उसको देख के नोट्स बनाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, वरना इस वाले क्लास में कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं आपको टेंसेस बनाना नहीं सिखा रहा हूं, इसमें मैं आपको इसको यूज करना सिखा रहा हूं, और यूज करना और बनाना दोनों में डिफरेंट है। इसीलिए आपको वो सारे वीडियो जो भी 15-16 वीडियो मैंने दिया हुआ है उसको देख के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और जो वीडियो मेरा ये देख रहे जो लोग और फ्रेंड्स सीखना चाहते हैं तो आपके लिए दोनों ही ऑप्शन खुला हुआ है। आपके पास में लाइव क्लास या फिर रिकॉर्डिंग क्लास, आप दोनों के साथ में पहला सेमेस्टर जा सकते हो, ठीक है। दूसरे सेमेस्टर के लिए आपको नेटिव स्पीकर के साथ में लिसनिंग, ओरल, राइटिंग और रीडिंग चारों की टेस्ट होती है। वहां तक पहुंचने के लिए पहले फंडामेंटल कोर्स के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हुए, या तो आप लाइव क्लास के साथ चलो या फिर आप रिकॉर्डिंग क्लास के साथ चलो, या फिर एक ऑप्शन मैंने जो कल आपको वीडियो बना के बताया था कि एक संस्था है जो हमारे से जुड़े हुए, वो तमाम बच्चे जो फीस देने में कैपेबल नहीं है उनके लिए स्पेशल छूट के तहत में आप आराम से आके रिकॉर्डिंग क्लास प्लस उसमें आपको 10 लाइव क्लास भी मिलता है, उसके साथ जाके आप पहला फंडामेंटल कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको इस नंबर पे 98739724 और 31 इस पे आपको अपना नाम और ईमेल एड्रेस आपको भेजने पड़ेंगे, ठीक है। और यदि प्रूव कर देती है संस्था तो आपको ये चीजें मिल जाएगा, और ये सारे आपको बाय मेल ही आपको पता चलेगा। तो आप इस नंबर पे जाओ, व्हाट्सअप करो अपने नाम और ईमेल को, और आगे का बेनिफिट्स के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। हाँ, लेकिन सबसे पहले आपको मेल करने पड़ेंगे यहाँ पे, और ये आपका डिटेलिंग हम वहां भेज देंगे संस्था को। संस्था प्रूव कर देती है तो आपको ये चीजें देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमको, तो हम इंपेरेटिव सीख रहे थे। तो इंपेरेटिव में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंपेरेटिव में हम जैसा कि बताया कि त्यू के साथ कॉन्जुगेशन विदाउट रिस्पेक्ट, वो के साथ विद रिस्पेक्ट, और नो के साथ विदाउट रिस्पेक्ट, सॉरी सभी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं तो चीजें और ज्यादा समझ में आएगा। तो हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं आपका। जैसे सपोज कि मैंने यहां पे लिखा च्यू मोंच द्यूपो, ठीक है। तो यहां पे जैसे मान के चलो ये आपने प्रेजेंट टेंस में बना दिया, ठीक है। तो जब आपको प्रॉपर बोलना है, जैसे आपको बोलना है कि यू ईट
सम ब्रेड, ठीक है। तो यू ईट सम ब्रेड, अब जैसे मुझे इसको इंपेरेटिव में बोलना है, ठीक है। और चूंकि ये सेंटेंस जो है विदाउट रिस्पेक्ट है, क्योंकि त्यू के साथ यूज होने वाला सारा सेंटेंस जो होता है वो विदाउट रिस्पेक्ट होता है, इसका मतलब दो ही हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में मतलब दो ही है, यू ईट सम ब्रेड या यू आर ईटिंग सम ब्रेड, यही है। अब मुझे भी इसकी इंपेरेटिव बनानी होगी, तो अकॉर्डिंग टू रूल कि हमें सब्जेक्ट को काटना होगा, और अकॉर्डिंग टू रूल कि ईआर जितने भी वर्ब्स होते हैं उसके एस हट जाता है, तो ये जो बन के बनता है वो क्या बनता है, मोंज ड्यू पो और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मतलब क्या हुआ कि ईट सम ब्रेड, ईट सम ब्रेड, ओके। अब यदि किसी को इसी में नेगेटिव बनाना है तो हिंदी में क्या मतलब होगा, ब्रेड खाओ, ब्रेड खाओ, ठीक है। यदि इसी में किसी ने नेगेटिव बना दिया तो क्या होगा, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना, नौ मोंज पा, ये द्यू जो है वो नेगेटिव में दो में चेंज हो जाता है और साइन ऑफ एक्सलेंस। ब्रेड मत खाओ, ब्रेड मत खाओ या ब्रेड मत खाइए या मत खाइए ब्रेड, कुछ ऐसा होगा। दोनों ही, क्योंकि दोनों ही सेंस में आ सकते हैं ना, प्रेजेंट में दोनों मीनिंग निकल रहा है तो इसमें भी दोनों मीनिंग होगा, मत खाओ ब्रेड। अब वो पहले आ जा रहा है ना, तो आप ऐसे बोल सकते मत खाओ ब्रेड, ठीक है, मत खाइए ब्रेड। अब यदि किसी को मान लो रिस्पेक्ट के साथ बोलना है, मत खाइए ब्रेड, ठीक है, तो आप ट्यू वाले कॉन्जुगेशन की जगह किसी कॉन्जुगेशन करोगे और वू की वाले कॉन्जुगेशन करोगे। तो जैसे मान के चलो ये है, तो किसी ने इसको लिख दिया मोंजे द्यूपो, ब्रेड खाइए, ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ। यहां क्या था, ब्रेड खाओ, ये क्या है, ब्रेड खाइए। ये सब कॉन्जुगेशन कहां से निकल कर, प्रेजेंट टेंस से ही निकल के आ रहा है, सारे के सारे विदाउट सब्जेक्ट। बट 20% एक्सेप्शन है, जैसे 4 वर्ब्स है जो प्रेजेंट टेंस के साथ नहीं बनते, जैसे एत्र, आवर, सावर और वुलवर, एक्सेप्शन है, उसको इंपेरेटिव अपने रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो आपका नोट्स में लिखा होगा। एत्र का क्या होता है, स्वा, स्वयो, स्वये, और आवर का क्या होता है, आइए, आई, आइयो, आइए, और सावर का सास, सासों, सासे, और वुलवर का वुल, वुलो, वुले। तो ये जो 4 वर्ब है वो एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी का सारा वर्ब तो प्रेजेंट टेंस से निकाल के, थोड़ी बहुत ईआर एंडिंग होगा तो एस हटा देना, बाकी सारे एज इट इज कॉपी करके आप बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा एक्सेप्शन छोड़ दे तो पूरी की पूरी रिलेशनशिप किसके साथ है, प्रेजेंट टेंस के साथ ही है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्यों यूज कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आ रहा है, कि जब हम डायरेक्ट बातें करते हैं तो ऑब्वियसली किसी को सामने सामने जब आप बातें कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो सामने बैठा हो तो तुम या आप करके ही बातें करोगे, ठीक है, या फिर सभी के लिए बातें करोगे, तो इंपेरेटिव यही है। सामने में जब बातें होती है तो अक्सर लोग प्रेजेंट को जंप मार के इंपेरेटिव यूज करना शुरू कर देते हैं, चलो, चलिए, चलते हैं, सभी चलते हैं, ठीक है, लेट्स गो। तो लेट्स के सेंस में जहां जाएगा वहां पे आपको नो वाली कॉन्जुगेशन लगा देना, विदाउट रिस्पेक्ट के साथ यदि आप जा रहे हो तो त्यू वाली कॉन्जुगेशन लगाना, और विद रिस्पेक्ट के साथ आप जा रहे हो तो वो वाली कॉन्जुगेशन लगाना, ठीक है। थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं, चीजों को देखते हैं। तो देखो, अब जैसे यहां लिखा है नो पाखलों और प्रोफेसर, ठीक है। अब जैसे कि वी आर स्पीकिंग टू द टीचर, मान लो ये प्रेजेंट टेंस है, अब हमें इसको इंपेरेटिव में बनाना है, तो इसका हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये एज इट इज उतर के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, और यहां से मीनिंग क्या हो जाएगा, लेट्स स्पीक टू द टीचर, चलो सभी बात करते हैं टीचर से, ठीक है। तो ऐसे सेंस में आपको केयर करके रखना है। चलो इंपेरेटिव पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो आप लोग बना के देखो, कॉपी में निकालो, च्यू बोआ लॉ फिल्म, हमेशा याद रखना ये त्यू नू वू के साथ ही बनेगा और किसी के साथ नहीं बनता, इसमें 3 ही सब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है। ये शुक्र में सुगर होता है, और सुगर जो होता है वो आपका मैस्कुलिन सिंगुलर होता है, ये ध्यान रखना।
अब देखो, अब क्या है कि मान लो इंपेरेटिव का रूल, सबसे पहले तो इंपेरेटिव का रूल निकालो कॉपी में, सामने देखो निकाल लियो। कि बहुत सारे हमारे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा तेज तरार हैं, उनको ऐसा लगता है सब आता है, तो सब आता है, उसके चक्कर में सब छूट भी जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले नोट्स निकाल लो और पलटो पेज और देखो इंपेरेटिव का रूल, और बताओ मुझे कि ये जो वर्ब है इंपेरेटिव का बेसिकली रूल क्या था। सबसे पहला ये रूल था कि ईआर एंडिंग में त्यू के साथ में एस नहीं लगाते, पहला तो ये एक्सेप्शन है, और आपका 4 एक्सेप्शन है, एत्र, आवाह, आलेर, आलेर नहीं है, आलेर तो ऐसे ईआर में ही चला जाएगा, सावाह और वुलवर। ये 4 वर्ब है जो प्रेजेंट टेंस के कॉन्जुगेशन से नहीं बनता, इसका खुद का ही एक्सेप्शन है। एत्र का क्या होता है, स्वा, स्वयों और स्वये, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना मत भूलना, आइए, आइयों, आइए। इसका जो है सास, सासों, सासे, और इसका जो है वुल, वुलों, वुले, ये है इसका। ठीक है, तो अब जैसे मान के चलो बोआर तो हमारा ना ई आर आता नहीं 4 में आता है, तो आराम से इसको ऐसे कटे, एज इट इज इसको ऐसे लिखा और कॉपी मार दिया। मतलब क्या होगा, फिल्म देखो, फिल्म देखो। किसी को नेगेटिव में बोलना है तो क्या करेगा, वो न यहां पे लगाएगा और पा यहां पे लगाएगा, न बोआ पा लव फिल्म, डोंट वॉच द फिल्म, मत देखो फिल्म। लेकिन इसी को रिस्पेक्ट में होगा तो क्या होगा, वो ये इसको नू वाला फॉर्म में इसमें यूज करोगे आप तो क्या हो जाएगा, नू वाला फॉर्म में वोयों लॉ फिल्म, मतलब फिल्म देखिए। और नेगेटिव में बोलो तो क्या हो जाएगा, न वोयो पा लॉ फिल्म, मतलब फिल्म मत देखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है इंपेरेटिव। अब इसको बनाओगे तो क्या होगा, वो कट गया यहां पे, मोन्जे द्यू शुक्र, मतलब चीनी खाइए। ठीक है, और नेगेटिव में बोलो तो नौ मोन्जे पा द्यू शुक्र, मतलब दो शुक्र हो जाएगा, नेगेटिव में द्यू दो में चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, डोंट ईट सम शुगर। लेकिन हिंदी में क्या होगा, चीनी मत खाइए, आप चीनी मत खाइए, मतलब चीनी मत खाओ। इसका तो है जैसे वो के साथ है तो रिस्पेक्ट के साथ आपको बोलना पड़ेगा, चीनी मत खाइए। ठीक है, और वो के साथ त्यू के साथ होता तो क्या होता, चीनी मत खाओ। ठीक है, तो इस तरह से चीजें हम यूज करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में हो जाता है। इंग्लिश में क्या होता है, वर्ब पहले होता है, सब्जेक्ट बाद में हो जाता है। फ्रेंच में भी कुछ ऐसा ही है, वर्ब पहले होता है, सब्जेक्ट बाद में हो जाता है। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे ये काटे एज इट इज लिख के और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा, तो यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा, से हेलो टू द टीचर। ठीक है, अब यहाँ पे चलो सभी गुड मॉर्निंग बोलते हैं सर को, ऐसे ही बोलते हैं ना, चलो सभी बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो ये क्या, दीजो, दीजो बोंजूर और प्रोफेसर, चलो सभी चलो साथ में टीचर को बोलते हैं हेलो। ठीक है, तो इस तरह से इंपेरेटिव आपने सीखा कि हम इंपेरेटिव को यूज कैसे करते हैं। बेसिकली प्रेजेंट टेंस जब आप यूज कर रहे हो तो आप प्रॉपर सेंटेंस को कैरी कर रहे होते हो, जब आप इंपेरेटिव यूज कर रहे हो तो सिर्फ आप वर्ब से इसको लेके जा सकते हो। इंपेरेटिव में भी आपका प्रोमिनल वर्ब का भी एक चक्कर है। तो अब प्रोमिनल वर्ब जो होता है, जो आपको पता है प्रेजेंट टेंस में प्रोमिनल बताया था अभी, तो इसमें भी देखो जितने भी वर्ब्स होंगे स या एस ऑफिस वर्ब से जितने भी वर्ब से स्टार्ट होने वाले हैं, सारे के सारे कौन से वर्ब होंगे, प्रोमिनल वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा, प्रोमिनल वर्ब। और उसको बनाने का जो तरीका होगा उसमें जैसे एक वर्ब ले लो, ब्रोसेख, सो ब्रोसेख। अब यहाँ पे ना दो तरीका है, नेगेटिव में थोड़ा अलग होता है, पॉजिटिव में थोड़ा अलग होता है। नेगेटिव में होगा ब्रॉस, चूंकि ईआर है तो एस हट जाएगा, तुआ, ब्रॉस तुआ, ये पॉजिटिव का पहला होगा, ब्रोसो नू। अब ये मत पूछना कि क्यों आ रहा है, क्योंकि नोट्स में पीछे देखो तो मैंने सारा बताया हुआ है। ठीक है, ब्रोसे वू, और जिसके भी
पूरा वीडियो खत्म नहीं हुआ, प्लीज खत्म करके नोट्स बनाओ, क्योंकि मैंने एक एक चीज बोर्ड पे बता बता के बार बार समझाया है, इसलिए कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में तभी समझ में आएगा जब आप पहला वाला वीडियो से नोट्स बना के बैठे होगे, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, एक ही चीज को मैं बहुत बार रटता रहता हूं, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। करना जरूरी है। कम से कम देखो, लिखोगे ना तो समझ में आएगा, नहीं लिखोगे, आप बहादुर बनने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा। फ्रेंच में एक चीज आराम से जान लो, और आज गांठ बांध के भी रख लो कि आप कितना तेज तर्रार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप कितना रेगुलर हो, इससे ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो रेगुलर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सूरवीर आए हैं फ्रेंच सीखने के लिए और चले भी गए उतनी स्पीड में। ठीक है, तो जो टिकेगा वही इतिहास रचेगा, जो नहीं टिकेगा उसको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। क्योंकि आज के डेट में, चलो मैं 9 मंथ में आप लोग को फ्रेंच सिखाने का वादा करता हूं। जब मैं सीखता था तो 3-4 साल में भी सिखाने का कोई वादा छोड़ो, एक एक पॉइंट को क्लियर करने में 3-4 महीने लग जाते थे। ठीक है, तो इतना सूरवीर बनने की कोशिश मत करिए, कॉपी में लिखिए, टाइम लगाइए। लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई आप मैथमेटिक्स नहीं सीख रहे बैठ के यहाँ पे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जहां पे हर चीज नया है उसको सीखना पड़ते, इसीलिए तो आपने देखा ना डिमांड क्यों है, क्योंकि इसका मेथड सीखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसीलिए डिमांड है। जब ये नॉर्मल हो जाएगा, डिमांड खत्म हो जाएगा, है ना। तो किसी चीज का जब डिमांड होता है ना, तो उसकी यूनिक चीजें को पकड़ना बहुत जरूरी होता है, और यूनिक चीज वही पकड़ पाता है जो रेगुलर में ट्रैक करता रहता है। ये वो नहीं पकड़ पाता जो बहुत तेज तरार लगा आज तो रात इतिहास रच देंगे, तो आपका तय मानिए कि आपका गोबर होना तय है। ठीक है, तो जल्दी में मत रहिए, जितना टाइम है उसको ज्यादा से ज्यादा रेगुलर होने में लगाएं। ठीक है, वरना पता चला कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। तो सोचना बंद करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां पे क्या होगा, ब्रोस्तोआ, ब्रोसोनु, ब्रोसेफू। नेगेटिव में लोगे इसको तो क्या हो जाएगा, न ब्रॉस। अब जैसे नेगेटिव में ना एक चीज है, देखो नेगेटिव में क्या होगा, ये जो तो है तो में चेंज हो जाएगा। तो यहां पे जब आओगे आप तो यहां हो जाएगा न तो ब्रोस्पा। न, ये जो नू है इधर आ जाएगा, तो नू क्यों आ रहा है, पहला वाला वीडियो जाके आराम से देखो, समझ में आएगा क्यों आ रहा है। ठीक है, ये कुछ ना आप लोग को भी देना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। वो ब्रोसे पा। ठीक है, तो बेसिकली जब पॉजिटिव में बनता है तो सब इधर आ जाता है, नेगेटिव में बनता है तो सब इधर आ जाता है। तो इस तरह से ये बनेगा। इस वाले वीडियो में आपको ये समझ में आ गया कि इंपेरेटिव कैसे बनता है। वो तो खैर आपने नोट्स बना के बैठे हुए हो, क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज होता है, और उसका मीनिंग क्या निकलता है, ये पूरा आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम दूसरा टेंसेस में चलते हैं जो प्रेजेंट से ही रिलेटेड है, वो है लैम्प पारफे। ठीक है, एक एक टेंसेस को क्लियर करते चलते तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग देखते हैं, हमने पहले देखा प्रेजेंट टेंस सीखा, फिर हमने इम्पेरेटिव सीखा, अब हम इम्पार्फे सीखेंगे। अब ये क्या है, तो इसको देखो, इम्पार्फे, इसको हम यूज क्यों करते हैं, किस सेंस में यूज होगा, बनता कैसे है, ये तो आपको पता ही है। नोट्स निकाल लो एकदम बिल्कुल भी, क्योंकि ये सारे जो भी टेंसेस अभी आपने सीख रहे हो, 5 के 5 टेंसेस प्रेजेंट टेंस से ही एसोसिएट होके बन रहा है। तो इम्पार्फे जो हमारा है, वो हम सबसे पहले तो ये जाने इसको हम यूज क्यों करते हैं, किस सेंस में यूज होगा। तो आप एक चीज को समझो कि लैम्प पारफे आपके जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। वो सारे काम जो आपने पास्ट में कभी कर रखे हो, या फिर वो हुआ करता था, मतलब हो रहा था कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट के कोई भी इवेंट जो आपके लाइफ में डिस्क्राइब कर रहा हो, मतलब वो डिस्क्राइब कर रहा हो या यूज टू के सेंस में हो रहा होगा। ठीक है, जैसे हम बोलते ना, When I was 10 years old, तो ये क्या था, आपका पास्ट में, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ा शरारत करता था, कुछ ऐसा था ना। तो वही कुछ लैम्प पारफे है, मतलब आपके चाइल्डहुड को डिस्क्राइब करना, वो सारे पास ये लैम्प पारफे में ही जाएगा, इसके साथ ही आपको जाना है। या फिर आप यूज टू के सेंस में कोई भी चीज को यूज कर रहे हो, तो उस सेंस में उसको लेके आपको जाना है। बनता कैसे है, तो बनाने का जो तरीका था वो आपको मैंने नोट्स में बताया हुआ, फिर भी मैं एक बार
छोटा शॉर्टकट में बता दूं कि प्रेजेंट टेंस के न्यू फॉर्म्स को बाहर निकालना है आपको, उसमें से ओएनएस को हटा देना है और उसके बाद जो एंडिंग से वो लगाना, बाकी एक्सेप्शन उसके अंदर है, 3 एक्सेप्शन है, एत्र, अवर और जीआर एंडिंग एक्सेप्शन होता है स्पेशली। इतना में आपका काम चल जाएगा। हम यहां बात कर रहे हैं क्यों, किस लिए और कब इसको यूज करना है। सबसे पहली चीज है कि लैम्प पार्फे, क्योंकि देखो आप तैयारी टैफ का कर रहे हो तो आपको ना हर टेंसेस की बारीकी जानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप बैठ के किसी चीज के बारे में, क्योंकि देखो आप क्या सीखे हो वो तो इंपॉर्टेंट है ही बाहर निकालना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके आइडियाज आ रहे हैं वो मैच खा के बाहर निकल रहा है या नहीं खा रहा है। कि पता चला टेंसेस लेफ्ट में जा रहा है और आप राइट में जा रहे हो, पता चला आप रट्टाफिकेशन मार के 4 लाइन तो सही बोल दे रहे हो, उसके बाद अ कर रहे हो, तो वहां पे काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको टेंसेस की डीप नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उसको पकड़ पाओ कि हाँ मुझे इस टाइप की सेंटेंस बोलनी है तो हमें ये टेंसेस के साथ जाना है, मुझे इस टाइप की सेंटेंस बोलना तो हमें इस टेंसेस के साथ जाना है। तो उसी के लिए मैंने आज का जो इस तमाम वीडियो जो बना रहा हूं वो उसी पे बेस्ड है। यहां पे मैं कोई आपको रूल नहीं बता रहा हूं, मैं पहले बता चुका हूं। मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं कि यूज कैसे करना है, क्यों यूज करना है, ये जब यूज करोगे तो इसकी मीनिंग क्या निकल के आएगी, ये सब चीजें आज हो रही है। तो लैम्प पार्फे में बेसिकली जैसा मैंने बताया कि आपका चाइल्डहुड टाइप से रिलेटेड जितने भी सारे चीजें वो सबको आप लैम्प पार्फे के साथ लेके जा सकते हो। दूसरा, यूज टू के सेंस में जो भी चीजें आप सोचते हो वो सब लैम्प पार्फे के साथ जाएगा। और तीसरा, वॉज और वेयर के साथ में जो भी चीजें जैसे आई वॉज, जो भी आप लेके जाना चाहते हो वो भी लैम्प पार्फे के साथ ही जाएगा। ठीक है, तो 3 चीजें क्लियर हो गया। ये सारे टेंसेस बताने के बाद मैं टेंसेस का मिक्स भी आप लोग को बताऊंगा, जैसे कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता, वो कर देता, ऐसे वाला, वो सब भी आपको, ये सब्जेक्ट टेंसेस खत्म हो जाए तो उसके साथ हम मिक्स वाला भी आपको बताएंगे। ठीक है, ये पूरे वीडियो जो आप देख रहे हो ये सारे आपके टैफ एग्जाम से रिलेटेड है, इसको अदर एग्जाम से आप रिलेट नहीं कर सकते। हाँ, स्पेशली जब डेल्फ की हम बातें करते हैं तो डेल्फ में थोड़ा सा होता है कि कट 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 होता है, मतलब लेवल बाय लेवल, तो इसलिए इसको हम इसलिए इसमें मिस नहीं करते क्योंकि यहाँ जो आप कर रहे हो ना बिल्कुल टैफ की तरह कर रहे हो, कि टैफ की तरह कैसे सोचना है, टैफ की तरह कैसे रिप्लाई करना है, टैफ की तरह कैसे लिखेंगे चीजों को। तो ये सब चीजों को लेके ही यहाँ पे मैं इतना डीप में आपको घुसाने जा रहा हूं कि आप जितना डीप में घुसोगे बेटर उतना आपका परफॉर्मेंस हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लैम्प पार्फे आपको समझ में आ गया। बेसिकली 3 रूल में ये काम करेगा आपके लाइफ में। एक तो आपको यूज टू के सेंस में, इस सेंस में लेके सकते हो, चाइल्डहुड जो भी पास्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, और जो चाइल्डहुड है उसमें भी लेके जा सकते हो। पास्ट में कॉन्टिन्यूअस, मतलब लगता है कि पास्ट में कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। जैसे कुछ चीजें ऐसा था, जब मैं बाजार जा रहा था मैंने रेड कार देखी, ठीक है, तो आप बाजार कब जा रहे थे ये पता ही नहीं है। रेड कार कब देखा तो ये पता है कि जब मैं बाजार जा रहा था। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब उस पास्ट इवेंट के अंदर में जब आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ही नहीं पता है, सिर्फ वो काम हो रहा है, तो उस सेंस में भी लैम्प पार्फे यूज कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि रीजन देके भी आप लैम्प पार्फे को यूज कर सकते हो। बनाते कैसे हैं ये आपको पता है, एक्सेप्शन क्या है ये आपको पता है, तो इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कॉपी में लिख लिख के रिवीजन करोगे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें जो मैंने बताया था रोल क्या था कि नू के फॉर्म्स को प्रेजेंट टेंस से बाहर निकालना है, उसमें से ओएनएस हटा के एंडिंग लगानी है, और वहां पे एक्सेप्शन क्या है अपना एत्र है, अवर है और आपका
GER एंडिंग है, बस यही रूल है और इसी को कवर करना। तो आप देखोगे तो सौख्तिर का नो फॉर्म क्या होता है? SORT, तो हम इसका ONS यहाँ पे हटा दिए, T तक रेडिकल तैयार किए, और L के साथ एंडिंग क्या होगा? AIT, तो हम ये लगा देंगे। इसका मतलब क्या होगा? सी वॉज लिविंग। ठीक है। दूसरा क्या है? वेन इन मीन्स टू कम होता है, तो आप इसके नो के फॉर्म्स को बाहर निकालोगे प्रेजेंट टेंस में, तो VEN होता है, ONS मैंने हटा दिया। नो के साथ एंडिंग लैम पार्फे का जोड़ना है, तो ONS। वेन यू, तो वी वर कमिंग। ठीक है, सेंस में आएगा। वी यूज्ड टू कम, उस सेंस में भी आएगा। ठीक है। ले गार्सों प्लूरल है, लीर का नो फॉर्म निकालोगे तो क्या होगा? लीजों होता है, ONS हटा दिया आपने, इसकी एंडिंग लैम पार्फे की एंडिंग लगाने, तो आप ये लगा दो, लीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा? द बॉय यूज्ड टू रीड या द बॉय वाज रीडिंग, दोनों ही सेंस आएगा। फेमस यही दोनों ज्यादा चलता है। ठीक है, यूज्ड टू या फिर वाज वेयर के सेंस में आप लेके जा सकते हो। अब जब फेयर के साथ जाओगे तो फेयर का नो फॉर्म निकालोगे तो क्या हो जाएगा? FAIS ONS होता है, तो ONS तो हट गया, त्यू के साथ एंडिंग क्या होगा? AIS। फेजी, तो इसका मतलब ट्यूफेजिया, इसका मतलब हो गया यू यूज टू डू या फिर यू वर डूइंग, कुछ ऐसे सेंस में होगा। तो यू वॉज डूइंग के सेंस में चला जाएगा, यू यूज टू डू के सेंस में, दोनों ही सेंस में जाएगा। ठीक है। मैथर्मिस टू पुट होता है और इलल के साथ नो के फॉर्म्स TTONS होता है, इसको ONS हटा दिए और AIENT लग जाएगा। मेथिए, तो एल मेथिए, इसका मतलब दे यूज टू पुट और दे वर पुटिंग, दोनों के सेंस में लेके जा सकते हो। ठीक है। वॉज और वेयर वही है। इल के साथ में डोनेट मीन्स टू गिव होता है, इसके फिर से नो फॉर्म्स बाहर निकालोगे तो यहां पे ONS हटाए और AIENT लगाए, तो इल दोने, तो दे यूज टू गिव या दे वर गिविंग, दोनों सेंस में आएगा। तो अब यहां पे आपको एक चीज समझ में आ गया कि लैम पार्फे बेसिकली यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और किस लिए यूज होता है। आप तीनों चीज समझ गए हो। तो पहला चीज जो आपने समझा है वो आपका हो जाएगा कि लैम पार्फे बनाने का तरीका, प्रेजेंट टेंस के नो के फॉर्म्स से बाहर निकाले, ONS हटाया, एंडिंग लगा दिया। एत्र आवर GR एक्सेप्शन है इसका, ये तो आपने रूल में लिख रखा है, आपने देखा भी उसको। ठीक है। लगाते कैसे हैं ये भी आपको समझ में आया, यूज किस लिए करते हैं ये भी आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं और वहां बाकी का जो भी प्रेजेंट टेंस से दो टेंसेस और रिलेट है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हम फ्यूचर प्रॉस क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं और कैसे बनता, और उसका रिवीजन, तीनों चीज सीखेंगे। तो देखो, ल फितूर सॉम्पल, सॉरी सॉम्पल नहीं, प्रॉस। तो फ्यूचर प्रॉस जो है क्या है, कब यूज करना है, किस लिए यूज करना है, ये भी हम सीखें। तो सबसे पहले फ्यूचर प्रॉस जो है उसका जो रूल है जो आपने कॉपी में लिखा हुआ है, यह रूल है उसका कि सब्जेक्ट के साथ हम आलेर की कॉन्जुगेशन करते हैं और उसके बाद हम इंफिनिटिव यूज कर लेते हैं। यही रूल है, यही लिखे हो ना। इसके बाद आर्टिकल, इसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर आर्टिकल एडजेक्टिव जो भी है ये लिख सकते हो इसके साथ में। बेसिकली फ्यूचर प्रॉस जो होता है ना वो आई एम गोइंग टू डू समथिंग के सेंस में जाता है, इसमें कोई ज्यादा कुछ है नहीं। फ्यूचर प्रॉस में आई एम गोइंग टू डू समथिंग मतलब आई एम गोइंग टू ईट, आई एम गोइंग टू राइट, आई एम गोइंग टू स्पीक, आई एम गोइंग टू जो भी है वो अब आप उसके साथ लगा लो। ठीक है। तो जो भी गोइंग टू अभी अभी करने जा रहा हूं, जैसे किसी ने पूछा खाना नहीं खाया, अभी भी खाने जा रहा हूं, तो आप इसको फ्यूचर प्रॉस के साथ में लेके जा सकते हो। ठीक है। और बनाने का तरीका कॉपी में लिखा हुआ है कि आप सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस का आलेर की कॉन्जुगेशन करनी है और इन्फिनिटिव उसको करना है। इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में जो वर्ब है जिसकी कॉन्जुगेशन नहीं हुआ है वो इन्फिनिटिव बताओ। इन्फिनिटिव में एक चीज है ध्यान रखना, जैसे मान लो ये वर्ब है और इसकी ये वर्ब है,
तो इसका मतलब ना जब भी आप पूरे वर्ब लिखते हो ना तो इसका मतलब होता है टू स्पीक। मतलब इन्फिनिटिव वर्ब हमेशा टू के साथ ही आता है, और जब हम कॉन्जुगेट नहीं करते तो टू के साथ जाता है। जैसे थे फ्यूचर प्रोज, अब जैसे मान के चलो मुझे एल के साथ लिखना है, एल आलेर की कॉन्जुगेशन प्रेजेंट टेंस में एल वा होता है, मैंने वो लिख दिया, और यहाँ पे पाखल एज इट इज लिख दिया। मतलब ये हो गया सी इज गोइंग टू स्पीक टू द टीचर। तो जब आप फ्यूचर प्रॉस में सेंटेंस को बना रहे होते हो तो हमेशा याद रखना गोइंग टू के सेंस में जा रहा होता है। तो जितने भी चीज गोइंग टू के सेंस में आपको बोलना है आप फ्यूचर प्रॉस में बोलोगे। हाँ, इसमें भी नेगेटिव यूज कर सकते हो, तो आप इसी में नौपा लगा देना, आई एम नॉट गोइंग टू हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक टू द टीचर, ये ऐसे होगा। तो दोनों ही सेंस में ले सकते हो, या तो आप पॉजिटिव सेंस में लो या फिर आप नेगेटिव सेंस में लो, जैसे भी बनाना आप इसको बना सकते हो। चलो इसके 10 एग्जांपल देख लेते हैं तो ज्यादा बेटर हम समझ पाएंगे। तो देखो, नू फैख में एल Monzech, vous prendre el boire tu देख। अब यहां पे यदि हम फ्यूचर प्रॉस बनाए तो इसका मतलब हो जाएगा वी आर गोइंग टू क्लोज। ठीक है, तो नू जालो, क्यों आलेर की कॉन्जुगेशन करोगे तो नू जालो, इसकी एज इट इज कॉपी करनी है फैख में, नू जालो फैख में, वी आर गोइंग टू क्लोज। ठीक है, अब जो भी ऑब्जेक्ट आपको रखना है वो आप आर्टिकल या एडजेक्टिव के साथ इसके साथ रख सकते हो। ठीक है, एल के साथ है तो एल वा, एल के साथ फ्यूचर वो प्रेजेंट का क्या बनेगा तो एल वा, सी इज गोइंग टू ईट, तो ये मॉन्जेख एज इट इज। ठीक है, और इसी के साथ यदि इसमें लगो तो जालो, जाले सॉरी जाले फ्रोंद्र, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वी आर गोइंग टू टेक, वी आर गोइंग टू टेक। और यहां पे फिर से यहां पे एल्वो बोआख, मतलब वी आर गोइंग टू ड्रिंक, सॉरी दे आर गोइंग टू ड्रिंक। ओके, और यहां त्यू के साथ जाओगे तो च्यू वा दीख, मतलब यू आर गोइंग टू से। तो जो भी गोइंग टू के सेंस में जाएगा उसमें आप आराम से फ्यूचर प्रॉस यूज करोगे। नेगेटिव बोलना है तो बस आलेर वाले वर्ब में ही नौपा लगा दो, सिंपल स्टेट में आराम से हो जाएगा। जैसे कि पहला है वी आर गोइंग टू क्लोज, तो यहां पे किसी ने नेगेटिव लगा दिया तो नू नालोपा फैख में, तो हो जाएगा वी आर नॉट गोइंग टू क्लोज। ठीक है, ये आपका फ्यूचर प्रॉस है। समझ में आया अच्छे से? एक बार रिवीजन करते रहना है ताकि चीजें बार बार समझ में आते रहे। इसके बाद एक टेंसेस और है जो डायरेक्ट प्रेजेंट से कॉन्जुगेट होता है और वो मतलब रिलेशन रखता है, वो है पासे रेसो, रीसेंट पास, सेम पैटर्न पे बनता है, और उसको भी हम एक बार इसी वीडियो में देख लेते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं है ये। तो यहां पे ल पासे रेसो, बहुत ज्यादा कंप्लेन रहते हैं आप लोग का कि सर बहुत लंबा लंबा वीडियो हो जाता है, रहेगा ही, जब आप अंदर घुसोगे किसी चीज का तो लंबा वीडियो बन ही जाता है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में तो कुछ होना है नहीं, और मेरा अमूमन वीडियो 2 घंटा 2.5 घंटा 1.5 घंटा से कम का तो होता नहीं है। तो देखो, यदि आपको पूरा जी तोड़ करके फ्रेंड्स सीखनी है, एकदम रग रग में घुस के सीखनी है तो टाइम लगेगा, और एक बार ही टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। एक बार अंदर घुस जाओगे फिर बाहर निकलने नहीं दूंगा मैं, टेंशन ना लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे पासे रेसो, इसका जो रूल है इसमें है सब्जेक्ट प्लस यहां हम वेनीर की कॉन्जुगेशन करते हैं, और उसके बाद हम डीई या फिर डी ऑफिस था, और उसके बाद इंफिनिटिव। सॉरी, प्लस ऑब्जेक्ट। वहां क्या कर रहे थे हम लोग,
आलेर की कॉन्जुगेशन कर रहे थे, यहाँ पे वेनिर का। मीनिंग क्या होगा सर? तो इसमें जितने भी सारे टेंसेस आपका बनेगा वो सब जस्ट के सेंस में जाएगा। जैसे आई जस्ट फिनिश्ड, आई जस्ट स्पोक, मतलब अभी अभी किया है। ठीक है, जैसे मान के चलो हमने यहां लिखा एल विया रूल है द, बिकॉज की सब्जेक्ट ये हो गया आपका एल, वेनिर की कॉन्जुगेशन आपने ये कर दिया, आपने द यहां पे लगाया और यहां पे आपने फिनिश से द वर्ड, मान लो ये सेंटेंस आपने बनाया, तो मतलब हो गया कि वो अभी अभी खत्म करी है अपनी काम। ठीक है, सी हैज फिनिश्ड, अब होता ना कि पास्ट में तो हैज लगाना पड़ता, बट यहां है वो नहीं, सी जस्ट फिनिश, मतलब अभी अभी करी है, क्योंकि आप फिनिश जब बोलोगे तो पास्ट टेंस में चला जाता है, यहां पास्ट नहीं, अभी अभी भी दिखाने के अभी अभी करे ना। जैसे किसी ने बोला वो काम खत्म कर ली, तो ये तो पता नहीं है ना कब खत्म करी, उसका तो पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें यह है कि अभी अभी खत्म करा है, तो इसलिए हमें वो पासे रेसो यूज करना पड़ता है। फ्यूचर प्रॉस क्यों कर रहे थे? अभी अभी जा रहे हैं, तो जो अभी अभी जा रहे हैं फ्यूचर प्रॉस, अभी अभी खत्म किया है पासे रेसो, दोनों ही चीज क्लियर करना, क्योंकि देखो जब आप यूज करोगे ना तो नॉर्मल में आने में थोड़ा टाइम लगता है, डीप में पता है कि इसको इस टेंस के साथ जाना है, इसको इस टेंस के साथ, तो ऑटोमेटिकली 50-60% सेंटेंस ऐसे ही बन जाता है। बस इसको आदत में लाओ, जितना जल्दी इसको आदत में लाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या है, इसको बनाया हमने, ये समझ में आ गया क्यों यूज होना है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम एग्जाम्पल थोड़ा ले लेते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा ईमानदारी से करना, क्योंकि हम भी आप लोग के पीछे काफी मेहनत, पूरी टीम लगी हुई है आप लोग को एक्सपर्ट करने के लिए, तो हम चाहेंगे कि आप लोग का बेटर रिजल्ट हो। और जिन्होंने अपना टैफ का फॉर्म भर दिया है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और जिन्होंने नहीं भरा है वो भी लिख दीजिए, और किसका प्लान कब है करने का वो भी लिख दो। ठीक है, ताकि पता रहे कि आप लोग क्या सोच रहे हो। बहुत ही कम कटअप आ रहे हैं, 399, मतलब 400 से भी कम होता जा रहा है। अभी फ्रेंड्स का कटअप आया नहीं है 2026 में, लेकिन जो पहला कटअप है वो 399 के आसपास है। ठीक है, और जनरल जो कटअप गया है वो 512 के आसपास या 11 के आसपास गया है। ठीक है, तो अभी आप लोग फ्रेंच में और भी डीप देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा फ्रेंच को लेके थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव रहो और जल्दी जल्दी चीजों को क्लियर करो ताकि आपका बेटर रिजल्ट दिख सके। ठीक है, देखो इसमें जो भी वर्ब है, चाहे एक्सेप्शन हो चाहे जनरल हो, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि द के बाद एज इट इज कॉपी ही करना होता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम नू के फॉर्म्स को पहले हम वेनिर के साथ कॉन्जुगेट कर लेंगे। नू वेनो, यहाँ द लिखे प्यार से, और इसको उठा के एज इट इज कॉपी कर लिया। हम लोगों ने अभी अभी देखा है। ठीक है, वी जस्ट सो। ठीक है, यहां पे क्या होगा, वेने द बोआ। एक चीज तो मानना पड़ेगा कि हिंदी में फ्रेंच सीखने में जो फील है ना वो किसी भी लैंग्वेज में नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंच यदि आपको स्पीड में सीखनी है ना तो हिंदी थोड़ी बहुत आती होगी ना, बहुत मजा आने वाला आपको, क्योंकि जितनी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन हिंदी में है, जितनी मात्राएं हिंदी में है, और जितनी ज्यादा स्त्रीलिंग पुल्लिंग हिंदी में है, उतनी ही ज्यादा उतना ही लमसम फ्रेंच में भी देखने को मिलता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई बिछड़ा हुआ भाई है, इस तरह से हिंदी और फ्रेंच लगता है। ठीक है, तो आप लोग इसको किस समझ में आता है। फिर यहाँ पे द लिखो और वर्ब को एज इट इज कॉपी कर लो। और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या, वो
वो वेने दबवाख, अभी अभी पिया है, अभी अभी पिया है। टू ड्रिंक होता है इसका मतलब, ये होगा अभी अभी खाया है, ठीक है। तो वे अभी अभी खाया है, ये होगा तुम, तो नहीं होगा ये विद रिस्पेक्ट है, तो आप, क्या बात है, आप अभी अभी रीड कर रहे हो, ठीक है। तो यहां एल, दे अभी अभी खत्म किया है। तो जब भी आप पासे रेसो बना रहे हो तो दिमाग में रखना कि जो काम अभी अभी हुआ है उसके साथ पासे रेसो में जाना है, जो अभी अभी करने जा रहा हूं उसके साथ फ्यूचर प्रॉस में जाना है। तो अभी तक आपने जो टेंसेस सीखे, जिसकी रिवीजन हुई, वो पहला था ला प्रेजों, उसके बाद आपने सीखा इम्पेखाटिव, उसके बाद आपने सीखा इम्पाखफे, उसके बाद आपने सीखा लपासे रेसों, इसके बाद आपने सीखा लफितुर प्रॉस। ये सारे टेंसेस का आपने डिटेल सीखा, कब कहां किस लिए यूज करना है, कैसे बन रहा है, आपने पहले भी नोट्स लिख रखा है, रिवीजन भी किया। अब इसके बाद 3 टेंसेस और है जिसको अभी खत्म करेंगे, तो एक आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर वाला सारा टेंसेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो, ओके, अब हम चलते हैं आगे और अब हम सीखेंगे, जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस सीख लिया, आपने इम्पैक्टिव सीख लिया, इम्पाक्टिव सीख लिया, फ्यूचर प्रॉस सीख लिया और पासे रेसो सीख लिया। अब हम चलते हैं पासे कंपोजे सीखते हैं। तो बेसिकली पास्ट टेंस ल पासे कंपोजे, आप लोग अपना रोल निकाल लो कॉपी जल्दी से, सामने जो बनाया हूं। पासे कंपोजे बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब आप पासे कंपोजे यूज करते हो तो आप इतना समझ लो कि आप जो भी सेंटेंस पासे कंपोजे में यूज करने जा रहे हो वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। जैसे आई हैव कंप्लीटेड, मतलब अब खत्म है, उसका ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, ठीक है, मतलब पूरी तरह से खत्म। तो आई हैव कंप्लीटेड जो सेंस है ना, आई हैव रिटन, इस टाइप का जितने भी सेंटेंस होगा ना वो सब कुछ पासे कंपोजे में ही आएगा। तो यहां पे पासे कंपोजे बनाने का जो तरीका मैंने बताया था, इसमें हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं और एत्र और आवर की कॉन्जुगेशन करते हैं। सबसे पहले कुछ वर्ब्स जैसा कि मैंने लिख के आपको दिया था, 16 वर्ब एत्र के साथ जाता है और प्रोमिनल बाकी सारे आवर के साथ जाते हैं। और यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल वर्ब जो कि ER एंडिंग होगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, ई विद एक्सो, IR एंडिंग आई में चेंज हो जाता है और RE एंडिंग यू में चेंज हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहां पे ये तो जनरल वर्ब हो गया। प्रोमिनल वर्ब के लिए यदि आप देखो तो सब्जेक्ट के साथ में पहले स को चेंज कर लो, मौता स नोबू स के साथ में, ये 101% एत्र के साथ ही जाएगा। और उसके बाद आप पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, इसका भी बनाने का सेम रूल है, यही रूल है। अब चूंकि आपके पास पूरा रूल तो लिखा हुआ है ना, पहले रूल निकालो, क्योंकि पहले वाला वीडियो देखोगे तभी ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने डीप में तोड़ के, बिल्कुल तोड़ ममोड़ के, किसी भी तरह करके इतना डिटेल में जाके समझाया ना। अब यहाँ पे बैठोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हम ये समझाने जा रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहला वीडियो में आपने ये सीखा बनाते कैसे, इस वीडियो में आप ये सीखोगे लगाते कैसे, क्या मतलब है। क्योंकि देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, टैफ एग्जाम में बारीकी को चेक किया जाता है, ऊपर ऊपर से करके कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जब पासे कंपोजे तभी यूज करना जब आप सेंटेंस लिख रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, देन आप पासे कंपोजे यूज कर लो। और बोलते समय भी जब वाक्य पूरा खत्म हो जाता है तब उसको यूज करना। देखो टैफ एग्जाम में बार बार मैं बताता हूं 4 मॉड्यूल होता है और चारों में आपका बम्पर चेकिंग होता है, मतलब आपके नॉलेज की पूरी डीप तरीके से आपके अंदर से खींच के बाहर निकाला जाता है। तब आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आप PR लेने के काबिल हो, यदि हो तो B2 लेवल से प्लस आपको दिया जाता है, नहीं हो तो उसके नीचे आपको कहीं भी छोड़ दिया जाता है, ठीक है।
और कहीं भी नीचे छोड़ दिया तो वर्क वीजा एक्सटेंड में फायदा मिलेगा, वरना पीआर में फायदा नहीं मिलेगा। तो हमेशा याद रखो कि यदि आपको वाकई में पीआर लेनी है तो आपको डीप में घुस के चीजें को देखने ही पड़ेंगे, वरना ऊपर से कोई ऑप्शन नहीं है। एक इंपॉर्टेंट नोटिस मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर मेरे पास फंडामेंटल बैच जो चल रहे हैं उनको करना चाहते हो, वो तमाम बच्चे जो कि फीस देने में कैपेबल नहीं है, उनके लिए एक संस्था जो कि हमारे पास अप्रोच करी है, TRDFT, ये संस्था का नाम है, द राहो डिवाइन फाउंडेशन ट्रस्ट। ये संस्था हमारे साथ जुड़ी है और ये आपके लिए एक बेनिफिट देने जा रही है, फर्स्ट सेमेस्टर फाउंडेशन बैच, जो कि ये आपको प्रोवाइड करती है वीडियो के साथ में और प्लस में 10 लेक्चर लाइव आपको प्रोवाइड करती है। जो कोर्स हम लोग 30,000 में कराते हैं ये आपको 3,000 में प्रोवाइड करती है, बट इसके साथ एक रूल है कि आपको इस नंबर पे 9873972431 इस पे आपको अपना नाम और प्लस में ईमेल एड्रेस लिख के भेजना है। हम लोग उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे और वो संस्था आपको मेल करके कंफर्म करेगी। यदि कंफर्म हो जाता है तो आपको ये कोर्स आराम से 3,000 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि फाउंडेशन बैच होता है। इस बैच में अप टू B2 लेवल तक की पूरी ग्रामर टैफ एग्जाम को निकालने के लिए जो चाहिए वो आपको मिलेंगे, और प्लस में आपको पूरी तरह से कम फीस में ये चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग जाएं, यदि आपको लगता है कि आप कैपेबल नहीं हो, सीखना ही है, मजबूरी है, तो फिर आप जाइए, यहाँ पे नंबर पे मैसेज, नाम और ईमेल डालिए, ठीक है, और संस्था को हम फॉरवर्ड कर देंगे, वो आप लोग को कांटेक्ट करेगी बाय मेल। यदि वो प्रूव कर देती है तो अप्रूव कर देती है तो आप इस कोर्स को आराम से कर सकते हो, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद सेकंड बैच जो आपका शुरू होता है वो लाइव क्लास के साथ ही जाता है, बट वो नेटिव स्पीकर के साथ में, ठीक है। वहाँ पे आप रीडिंग, राइटिंग, ओरल और लिसनिंग की प्रैक्टिस करते हो, वहाँ ग्रामर की नहीं है। जैसे कि एल्स एग्जाम निकालने जब हम जाते हैं तो क्या होता है, यही होता है ना कि आपका फंडामेंटल क्लियर होता है, आप जाके ब्रश अप करते हो। ठीक इसी तरह से फ्रेंच है, पहला सेमेस्टर आपको फंडामेंटल ही क्लियर करके तब आगे भेजता है। ये नहीं कि उठे और फ्रेंच सीखने चले गए। मतलब फ्रेंच के नाम पे इतना ज्यादा मार्केट में डार्कनेस है कि समझ ही नहीं आता कि कैसे क्या क्या होगा। अरे भैया, जैसे इंग्लिश कर रहे हो वैसे ही फ्रेंच है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी आपको फंडामेंटल क्लियर करके ही जाना पड़ेगा, वरना इंग्लिश ऐसे जनरल सीखने है तो कैसे आपको बेवकूफ़ बनाते रहते, बैठा के सिखाते रहते, लंबा लंबा क्लासेस चलता रहता है। इतना टाइम आपके पास नहीं है यदि कनाडा में आप बैठे हुए तो आप प्लीज़ थोड़ा स्मार्ट बनिए, चीज़ों को समझिए। इंग्लिश की तरह ही एग्जाम है, उतने ही पूरे मॉड्यूल है, सब कुछ वही है, तो कैसे सीख सकते हैं। सिंपल स्टेटमेंट, जैसे हम इंग्लिश सीखे, फंडामेंटल आपने क्लियर करके तब गए एल्स का, उसी तरह से फंडामेंटल क्लियर करो और आगे बढ़ो। ज़्यादा सोचोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो हम अपने टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं और इस चीज़ को हम देखते और समझते हैं। तो इसको थोड़ा रब कर दें। उन तमाम बच्चे जो कि आप लोग के कांटेक्ट में भी होंगे, सीखना चाहते होंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप इनको ये आइडिया बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट है, एतराफवार की कॉन्जुगेशन है, पास्ट पार्टिसिपल है और आपका ऑब्जेक्ट है। रूल आपके पास लिखा हुआ है। ये कैसे आता है, तो ये आप तो खुद ही बनाओगे, इसको खुद ही यूज करोगे ना। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो हमने एक सब्जेक्ट लिया और मैंने एक वर्ब लिया, ठीक है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है कि ये फिनीट किसके साथ जाएगा, क्योंकि ये जनरल है। तो पहले रूल कहता है कि एतरे अवर किसमें, तो आप जाओ फिनीर को लेके और रूल में चेक करो, डैम स्क्वायर करके मैंने बताया ना, उसमें चेक करो फिनीर आता है, नहीं आता। तो नहीं आता मतलब इसके आगे अवर की कॉन्जुगेशन पहले ही डाल दो। फिर आप एक्सेप्शन है, नहीं है, तो आई आर एंडिंग किस में चेंज हो जाएगा, आई में, तो क्या हो जाएगा, फिनी। इसका मतलब क्या हुआ, सी हैज फिनिश्ड, मतलब वो खत्म कर चुकी है, हिंदी में कुछ ऐसा है, ठीक है। तो वो खत्म कर चुका, मैं खत्म कर चुका हूं। अब मैं के सेंस में क्या हुआ, सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, जे फिनी। तो पासे कंपोजे लगाने के लिए कब लगेगा भाई,
वो तब लगेगा जब आपको लगे कि कोई काम खत्म हो चुका है पूरी तरह से, आप पासे कंपोजे के साथ जाओगे। ठीक है, अब इसका रिवीजन पूरा कर लेते हैं। नोट्स आप निकाल लो सामने, ठीक है, उसको रखो और फिर हम लोग 10 क्वेश्चन बना के देखते हैं, तो ज्यादा बेटर चीजें समझ में आएंगे। कॉपी में आप लोग भी लिखो, लिखोगे तो ज्यादा प्रैक्टिस होगा, चीजें ज्यादा समझ में आएंगे। 2-3 हम प्रोमिनल भी ले लेते हैं। एल सॉब्रोसेख। जितने भी टेंसेस आप लोगों ने सीखा है सारे का रिवीजन यहां पे करना है, तो चीजें ज्यादा बेटर समझ में आएंगे। चलो देखो, पासे कंपोजे बनाने के लिए रूल पता है कि सब्जेक्ट के साथ में ऐतराफवार की कॉन्जुगेशन जनरल वर्ब के साथ में, क्योंकि ये 3 तो प्रोमिनल है। प्रोमिनल का रूल क्या है? सब्जेक्ट के साथ में मोतोसा नोबुसा ऐत्र की कॉन्जुगेशन पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जो भी ऐत्र के साथ जाता है उस पर एकॉर्ड लगता है, ये ध्यान रखना। किस सेंस में यूज करना है? तो जो काम खत्म हो चुका है बिल्कुल उसके लिए यूज करना है। ठीक है, तो 2 चीजें, टैप में आपको ओरल बोलना है, तो जब आप बोल रहे हो अगर आपको लगता है कि इसको तो खत्म करना है तो पासे कंपोजे यूज करना है। क्योंकि देखो मैं हर टेंसेस को इसीलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि कब किस सिचुएशन में इसको यूज करना है वो जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, मुझे जाना है गोइंग ऑन के सेंस में पासे का, तो लैम्पार पे यूज कर लेंगे। अच्छा, मुझे सब्जेक्ट नहीं चाहिए तो इंपेरेटिव यूज कर लेंगे। हमको गोइंग ऑन और सिंपल यूज करना, प्रेजेंट यूज कर। तो ये दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप बोलोगे ना, ऐसे तो हम हिंदी बोल रहे होते तो मुझे तो पता है कि मैं फ्लो में सारा कुछ निकल जाएगा, लेकिन फ्रेंच में अभी हर चीज को पटरी पे बैठाना पड़ेगा, और पटरी पे बैठाते समय दिमाग में ना हर चीज को डिटेल देनी पड़ती है। डिटेलिंग जब तक नहीं रहेगी चीजें समझ में ही नहीं आएगा। तो आप ऐसे समझ लो कि जो काम खत्म हो गया बिल्कुल वो पासे कंपोजे की तरह जाएगा। बनाते कैसे, रूल आपके पास पड़ा हुआ है। नहीं आ रहा एक बार और वीडियो देखो। ठीक है, चीजें को बार बार करने से, मैंने पहले भी बोला है, आप कितना बुद्धिमान हो ये मैटर नहीं रखता, आप कितना रेगुलर में हो ये ज्यादा मैटर रखता है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंच स्पेशली आप यहाँ लिटरेचर का एग्जाम नहीं देने के लिए जा रहे हो कि एकदम रट रटा के फर्स्ट क्लास से गए और टेप दिए। यहाँ पे आप लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को समझने के लिए नॉर्मल होना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखो चीजें को कैसे करना। तो यहाँ देखो, दीख, अब जो ये वर्ब दीख है क्या ऐत्र के साथ जाता है कि आप के साथ? तो आप अपने में चेक करोगे 16 वर्ब के लिस्ट में आता है? नहीं आता। तो नहीं आता तो किसके साथ जाएगा? आप वर्ब के साथ। पास्ट पार्टिसिपल है, दीर का दीत होता है, तो यहाँ पे हम दीत लिख देंगे। तो सेंटेंस क्या बना? एल आ दीत, मतलब सी हैज सेड। तो सेड ऐसे सेंस में कि तो उसने बोल दिया। ठीक है, उसने बोल दिया, वह बोल दी। ठीक है, तो क्या काम खत्म हो गया हमारा। इसके बाद ये भी ऐत्र के साथ नहीं आवार के साथ जाता है, तो आवे मैत्र का क्या होता? मी, तो यू हैव पुट। ठीक है, लीर के साथ रीड करोगे तो ये लीर भी आवार के साथ जाता है, इल्जो लू। ठीक है, दे हैव रेड। अब यहां पे क्या होगा? ले गाक्सों, वेनीर किसके साथ जाता है? तो वेनीर जाता है आपका ऐत्र के साथ में, तो ऐत्र की कॉन्जुगेशन लगानी पड़ेगी यहां पे। तो सो वेनु, ये वेनीर जनरल रूल में नहीं, एक्सेप्शन है। और एकॉर्ड भी दोगे तो बॉयज क्या है? प्लूरल है, तो एस लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा? ले गाक्सों सो वेनु। ओके, इसका मतलब है द बॉयज हैव कम। ठीक है, लाफी आलेर, ये ऐत्र के साथ जाएगा, ए आले।
और ये फेमिनिन है तो एक साथ ई लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द गर्ल हैज गोन। ठीक है, ले गाक्सों दोने राववार के साथ जाएगा, आ दोने, सॉरी प्लूरल है, ओ दोने हो जाएगा। अब यहां पे प्रोमिनल वर्ब के साथ देखोगे तो पहले आप हमें इसे चेंज करना पड़ता है, तो 100 का 100 रहेगा, एत्र की कॉन्जुगेशन करोगे तो एल से, ठीक है, और यहां ब्रोसे, अब फेमिनिन है एक्स्ट्रा ई। ठीक है, सासवार का दोगे तो नू के साथ नू आ जाएगा, नू सोम आसी। सतैर का दोगे तो ये 100 चेंज हो जाएगा, वू जेते, वो जैत। ठीक है, तैर का तू और प्रोमिनल में एस लग जाएगा। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। पासे कंपोज है, कब यूज करेंगे, किस लिए यूज करेंगे, ये दोनों समझ में आया। मोटा मोटी आप इतना समझ लो, जो काम आपका खत्म हो चुका है उसके लिए पासे कंपोजे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने पासे कंपोजे सीखा, कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, रूल आप एक बार रिवीजन करोगे, आप फिर से एक बार प्रैक्टिस करोगे। जो भी नोट्स है रिवीजन एग्जाम्पल वो मैं आप लोग को दे दूंगा बना के, और उस पर भी आप लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 2-3 साइट का नाम भी बता दूंगा, उस पर भी आप जाके ऑनलाइन उस पर आप बना के चेक कर सकते हो, ऑटोमेटिकली आप उस पर आंसर आ जाएगा जैसे सबमिट करोगे। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल ल फितूर सॉम्पल, ये जो है प्रॉपर फ्यूचर है, विल और सेल के साथ यूज करने वाले। जैसे बोलते हैं ना आई विल, आई सेल, आई के साथ सेल होता है ना इंग्लिश में, फ्रेंच पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश गोल हो गया मेरा, तो आई सेल, ठीक है, यू विल ऐसे करके यूज करते, प्रॉपर मैं जाऊंगा, ठीक है, तुम जाओगे, प्रॉपर फ्यूचर। ठीक है, उस समय आपको यदि आपको लगता है कि मुझे प्रॉपर फ्यूचर यूज करना तो आपको फ्यूचर सिंपल यूज करना। नोट्स निकालो फ्यूचर सिंपल का, जहां पे आप लोगों ने लिखा है, पलटो पेज। ठीक है, अब देखो इसको बनाने का जो तरीका मैंने सिखाया था कि सब्जेक्ट के साथ इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या होता है, फुल वर्ब एज इट इज विदाउट कॉन्जुगेशन, जैसे ER एज इट इज, IR एज इट इज और RE एज इट इज, इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। और इसके साथ हम लोग अवर का एंडिंग लगाते हैं, अवर का एंडिंग लगा देते हैं। तो बेसिकली ये रूल आप लोग के पास कॉपी में लिखा हुआ, जिसके पास नहीं है पिछला नोट्स देखो और जाके पहले उस नोट्स से नोट्स बना के लाओ जहाँ पे मैंने डिटेलिंग इसके बारे में बताया, वरना इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। जो बहुत सारे बच्चे मुझे पता है कि उधर नहीं कुछ करके फिर इधर सामने रिवीजन में ही बैठ जाएंगे, तो उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। पहले आपको इस वीडियो को देखने से पहले उसमें देखना पड़ेगा, उसके नोट्स को निकाल के बैठना पड़ेगा। किस्तों में चीज़ों को सीखोगे ज़्यादा समझ में आए, ज़्यादा बहादुर बनने की कोशिश करोगे शेरशाह सूरी हो जाओगे। ठीक है, तो टेंशन ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, इधर आना है और चीज़ें को करना है, आराम से करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि फ्यूचर सिंपल है, जो मैंने बोला प्रॉपर फ्यूचर यूज करता है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और चीज़ों को समझ में भी आएगा। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे लेगा नू डैश पाखल च्यू डैश सौख्तीर। इसमें भी एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, जनरल के साथ में 80% तो बन ही रहा है, 20% एक्सेप्शन मैंने मेन चीज लिखा रखा है। यहाँ पे आपको P5 स्क्वायर V4 MTS CDR के रोल दिया है, ठीक है, वो याद होना चाहिए, वरना हवा में उड़ते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। लीड बोआख हालेख। अब देखो, अब इसको लिखेंगे तो ये एक्सेप्शन नहीं है, जो एक्सेप्शन नहीं होगा उसको एज इट इज ही लिख लो और इसके साथ अवर की एंडिंग लगाना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं पूरा अवर लगा देते हैं, नहीं लगाना, एंडिंग लगाना, ठीक है। अब क्या होगा, नू पाखलो मतलब वी विल स्पीक, हम लोग बोलेंगे, हिंदी में कुछ ऐसा होता है। तो जब भी आपको लगे कि प्रॉपर फ्यूचर यूज करना है तो फ्यूचर सिंपल, ठीक है। इसके बाद
च्यू, अब ये भी सिंपल ही है, एक्सेप्शन नहीं है, तो सौख्तिर एज इट इज कॉपी, और इसमें सौख्तिखा मतलब वी विल लीव, ठीक है, हम लोग छोड़ जाएंगे, ठीक है। एल लीर, लीर एक्सेप्शन नहीं, लेकिन आरी में ई हट जाता है, तो यहाँ पे आर तक लिखोगे, एंडिंग हो जाएगा ओ एन टी, तो क्या हो जाएगा एल लिखो, दे विल रीड, ओके। बोआर एक्सेप्शन है, वी ई आर आर, और इसमें एंडिंग लगाओगे तो हो जाएगा नू वैखो, वी विल सी, हम लोग देख लेंगे, ठीक है, या हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आलेरवी एक्सेप्शन है, इसका आई आर हो जाता है, और इसमें एंडिंग लगाओगे तो यहां हो जाएगा इल लीखो, अब इससे हो जाएगा ईखो, अब ये इल जीखो हो जाएगा, इसका मतलब दे विल गो, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि कॉन्टिन्यूअस में मतलब कॉन्टिन्यूअस में फ्यूचर में यूज करना, तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। तो इस वाले में आपको समझ में है कि फ्यूचर सिंपल हमें यूज क्यों करना है, किस सेंस में यूज करना है, और बनाना कैसे है। तो प्रॉपर एक बार नोट्स फिर से देखो, फिर से रिवाइज करो, और ज्यादा समझ में आएगा। बस दिमाग में ये रखना कि इसको यूज करते कैसे, ठीक है। अब आप लोग का एक टेंसेस और बच गया है, कंडीशनल प्रेजो। अब वो देख लो कंडीशनल प्रेजो क्या होते हैं। कंडीशनल प्रेजो में एक चीज का हमेशा याद रखना कि इसको यूज क्यों करते हैं। तो देखो जैसे बोलते हैं ना, आई वुड लाइक टू स्पीक, ठीक है, वुड लाइक, इस सेंस में जब हम यूज करते हैं तो वही कंडीशनल प्रेजो होता है, और इसको बनाने का जो तरीका होता है ना वो सेम है, बिल्कुल फ्यूचर सिंपल की तरह। इसमें भी सब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव प्लस इसमें लैम्पार्फे की एंडिंग लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर सिंपल में क्या लगा रहे थे, आवर की एंडिंग, यहां पे क्या लगाओगे, लैम्पार्फे की एंडिंग, ठीक है। बनाते कैसे हैं तो इसके भी एग्जांपल देख लो एक बारी, जैसे एल, फैक्ट में, इसके भी नोट्स निकाल के रख लो कॉपी सामने में। नोट्स सबके सामने में रखा रहना चाहिए ताकि ज्यादा बेटर समझ में आए। जो एक्सेप्शन फ्यूचर सिंपल का वही एक्सेप्शन इसका है, कोई भी डिफरेंस नहीं, बस ये जो एंडिंग है ना, बस एंडिंग का ही डिफरेंस है, और एंडिंग वो मीनिंग वुड लाइक के सेंस में, ठीक है। अब इसको बनाओगे कैसे बनेगा, तो इसका भी रूल वही है, इन्फिनिटिव यानी कि एज इट इज, और इसमें एंडिंग क्या लेगा, लैम्पार्फे के, तो क्या हो जाएगा AIS, तो जाएगा चू पाखलरी, मतलब यू वुड लाइक टू स्पीक, ठीक है, इस सेंस में इसको यूज करेंगे। यहां भी ये एक्सेप्शन नहीं है, तो फैख में खे, लैम्पार्फे के एंडिंग। इसमें भी क्या करोगे, ये एक्सेप्शन नहीं लेकिन ई हट जाएगा, और इसमें IEZ लगाओगे। इसमें भी फेयर एक्सेप्शन है, FER होता है, और इसमें AIENT, और बोआर में VERR, और फिर एंडिंग AIENT। ये सिंपल है, ये कंडीशनल प्रेजो फ्यूचर की तरह ही बनता है, हमेशा याद रखना फ्यूचर की तरह ही बनेगा, एक्सेप्शन भी उसी की तरह, एंडिंग सिर्फ चेंज हो जाएगा, मीनिंग वुड लाइक के सेंस में बनेगा, और कुछ भी नहीं है। आज आप लोग का टोटल 8 टेंसेस क्लियर हो गया है। अब 8 टेंसेस में जो जो करे एक बार रिकैप कर देता हूं, फिर से देख लो। आपने सीखा लॉ प्रेजो, प्रेजेंट टेंस सीखा, किसके लिए यूज करते हैं ये आपने सीखा। दूसरा आपने सीखा इम्पेखटिव, आपने सीखा लैम्पार्फे, लॉ फितूर, प्रॉस, लपासे, रेसों,
ल फितूर सौंपल, ल पासे कंपोजे और आपने सीखा ल कॉन्डिशनल प्रेजो। इतने टेंसेस आपने सीखा। जो भी नोट्स बना रखे हो उस नोट्स का शॉर्ट फॉर्म एक बार बताता हूं बनता कैसे। तो प्रेजेंट टेंस में रूल था टेबल प्लस 20 वर्ब्स। इंपेरेटिव में आपको यूज करना त्यू का, नो का और वो की कॉन्जुगेशन। और इसमें आपका एक्सेप्शन है एत्र, आवर, सावर, बुलवर और ईआर एंडिंग में कट के एस नहीं लगता है। ठीक है, ये यहां तक का टेंसेस डायरेक्ट प्रेजेंट टेंस से रिलेट करता है। फ्यूचर सिंपल और कंडीशनल प्रेजो दोनों एक प्लेटफॉर्म पे बनते हैं, पासे कंपोजे अलग प्लेटफॉर्म पे बनते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, लैम्पार्फे कैसे बनाते हैं? नू के फॉर्म्स को निकाल के प्रेजेंट टेंस का ओएनएस हटा के एंडिंग क्या लगाना है? एआईएस, एआईएस, एआईटी, आईओएनएस, आईईजी और एआईईएनटी ये लगाना है। जीईआर इसमें एक्सेप्शन है, एत्र एक्सेप्शन है, आवर एक्सेप्शन। ये शॉर्ट फॉर्म लिखा रहे, कॉपी में लिख लो क्योंकि पूरा नोट्स तो बना ही रखे हो, थोड़ा दिमाग में रहेगा ऐसा कुछ करने के लिए ये लिख लो। फ्यूचर प्रॉस में क्या रूल है? सब्जेक्ट के साथ आपको आलेर की कॉन्जुगेशन लगानी है और उसके बाद इन्फिनिटिव मतलब फुल वर्ब यहाँ पे लिख देना है। पासे रेसो के साथ में सब्जेक्ट के साथ में आप वेनिर की कॉन्जुगेशन लिखोगे, द लिखोगे और उसके बाद इन्फिनिटिव। ठीक है, फ्यूचर सिंपल में क्या रूल था? सब्जेक्ट के साथ में इन्फिनिटिव और उसके बाद आवर की एंडिंग लगानी है। पासे कंपोजे में सब्जेक्ट के साथ में एत्रावर की कॉन्जुगेशन करनी है आपको और प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, बाकी एक्सेप्शन वगैरह जो भी है। इसके साथ भी सब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव प्लस लैम्पार्फे की एंडिंग। ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म। तो आज हम लोग ने 8 टेंसेस सीखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टैफ के लिए। ठीक है, और इसके बाद 4 टेंसेस और भी हैं, उसको भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो इतना आज रिवीजन कर लिया आप लोगों ने, इसको एक बार और देखना है, अच्छे से रिवीजन करना है ताकि आप लोग को पता चले। स्पेशली रट्टा मत मारना, ये ध्यान में रखना कि इसको यूज कब और कैसे करना है, बोलते समय इनमें से कौन से टेंसेस को क्यों यूज करना है, ये सब चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। ठीक है, तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो और प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू सो मच।